everyone, how are you all? My name is Aswani Verma and I'm an English tutor, and in this today's video lecture I'm gonna talk about class 12's Flamingo books first chapter the last lesson. तो भाई बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की। सबसे पहले बात करेंगे कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ये लास्ट लेसन क्यों पढ़ा। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है आपके साइड से तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइटल की। द लास्ट लेसन टाइटल पढ़ा क्यों। फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा पास्ट में। 1870 में 1870 में हुआ क्या था, एक यूरोपियन कंट्री फ्रांस और एक स्टेट, मैं क्या नाम ले रहा हूं, स्टेट, जिसका नाम था प्रशिया। भाई आज की डेट में अगर आप प्रशिया को ढूंढेंगे वर्ल्ड मैप में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो वैनिश हो चुका है। पहले के 2-3 देश जैसे कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का छोटा छोटा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलकर के बना था प्रशिया। वो धीरे धीरे जैसे ये देश डिवाइड होते चले गए, प्रशिया वर्ल्ड मैप से गायब हो गया। तो पहले एग्जिस्ट करता था 1870s के टाइम पर। तो प्रशिया और फ्रांस के बीच एक बैटल होता है, एक युद्ध होता है, जिसमें आप जान के दंग हो जाएंगे कि प्रशिया जो कि स्टेट था उसने कंट्री फ्रांस को हरा दिया था। बिल्कुल। और हुआ क्या, जब प्रशिया ने फ्रांस को हराया तो डोमिनेशन साबित करेगा अपना ना, बिल्कुल करेगा। किस आधार पर डोमिनेट किया फ्रांस को? फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को उसने कैप्चर किया हराने के बाद, जिन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का नाम था एल्सासे एंड लोरेन। उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर किया और प्रशिया ने बोला कि अब एल्सासे एंड लोरेन में उनका जो नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया क्या जाएगा? जर्मन का लैंग्वेज। एक्चुअली प्रशिया जो स्टेट था वहां पर जर्मन लैंग्वेज ही बोला जाता था। तो प्रशिया ने बोला कि हमारी जो भाषा है जर्मन भाषा, अब वो पढ़ेंगे एल्सासे एंड लोरेन के लोग, अपना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। तो जब ये ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर आया था जर्मनी की राजधानी, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन से। तो जब ये ऑर्डर आया फ्रांस के लोगों के पास एल्सासे एंड लोरेन में कि भाई कल से तो फ्रेंच पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है। तो भाई वो शौक रह गए, और कोई भी शौक रह जाएगा। भाई बचपन से इतने समय से वो अपनी मातृभाषा पढ़ते चले आ रहे हैं, अचानक से आपको पता चले कि अब वो आगे नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो एक शॉकिंग चीज है कि नहीं है? कितनी कितनी हर्ट रेंचिंग चीज है ये, दिल को दुखा देने वाली चीज है। तो उनका भी दिल दुखा, लेकिन अब कर क्या सकते थे, युद्ध में आ रहे थे तो बात मानना था। तो हुआ क्या, अब कल से जर्मन पढ़ाया जाने वाला था, लेकिन आज का तो दिन बचा हुआ है ना, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज के दिन तो फ्रेंच पढ़ लिया जाए। और वही क्या हुआ, एल्सासे का स्कूल था, उसमें पढ़ाया गया लास्ट फ्रेंच लेसन, और उसी के लिए टाइटल दिया गया है द लास्ट लेसन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के 2 मेन कैरेक्टर्स होंगे। एक एल्सासे की जिस स्कूल में लास्ट फ्रेंच लेसन दिया गया था, द लास्ट लेसन दिया गया था, उस स्कूल के टीचर जिनका नाम रहेगा एमएमएल, और साथ ही साथ उस स्कूल का ही एक स्टूडेंट जिसका नाम होने वाला है फ्रेंच। तो फ्रेंच और एमएमएल मेन कैरेक्टर में रहेंगे। इस चैप्टर के अगर नैरेटर की बात करें, इस चैप्टर को बताने वाले की बात करें, तो वो बताया है फ्रांज ने, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, स्टूडेंट है एल्सासे के स्कूल का। तो जहां कहीं भी आई, मी, माई ये सब चीजें हैं, समझ जाइए कि कौन बोल रहा है, फ्रांज बोल रहा है। तो फ्रांज ने ही बताया सारा चैप्टर कि भाई जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो भाई क्या प्रभाव पड़ा स्कूलिंग लाइफ पर, क्या मतलब मेंटल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस के लोगों के ऊपर। ठीक है, वही सब सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। लेट्स सी दिस। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, कुछ दे रखा है राइटर के बारे में, और इस चैप्टर के राइटर कौन है, अल्फांसो डॉडेट। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, देख लेते हैं। अल्फांसो डॉडेट 1840 अर्थात इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में, 1897 में। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये फ्रांस के ही रहने वाले थे, एक नॉवेलिस्ट थे और साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लास्ट लेसन किन दिनों में सेट की गई है, इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रेशियन वॉर। जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर हुआ था 1870 में, चला था 1 साल तक, 1871 तक। और हुआ क्या उसमें, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। फ्रांस हार गया किससे, प्रशिया से, लेड बाय बिस्मार्क। और उस समय प्रशिया का कमांडर जनरल कौन था भाई, कौन लीड कर रहा था प्रशियन आर्मी को, बिस्मार्क लीड कर रहे थे। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पास्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। मैंने पहले बताया ना कि आज के डेट में प्रशिया नहीं मिलेगा, उस टाइम पर प्रशिया था, और वो भी किन देशों से मिलकर बना था भाई, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया से मिलकर बना था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सासे एंड लोरेन, मैंने पहले भी बता रखा है कि कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर किया था, कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपना अधिकार जमाया था, एल्सासे एंड लोरेन के ऊपर।
तो क्या हुआ, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स किसके हाथ में चली गई, प्रशियन हैंड्स में चली गई, मतलब प्रशिया ने कब्जा कर लिया इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और कह रहा है इस स्टोरी को पढ़िए और पता लगाइए क्या कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कि मतलब ये जो ऑर्डर आया था बर्लिन से जर्मन पढ़ाए जाने को लेकर के, इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा इस स्कूल लाइफ पर। कहां की स्कूल लाइफ पर, अल्सास एंड लोरेन के। तो पर्टिकुलरली अल्सासे के स्कूल के बारे में बात किया गया इस चैप्टर में। चलिए डायरेक्ट आते हैं चैप्टर पर अपने। भाई यहां पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं, तो ये टर्म्स हमें टेक्स्ट में मिलते रहेंगे, हम उनके बारे में बात करते रहेंगे, मीनिंग देखते रहेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है, छोटा सा बच्चा फ्रांच। चलिए तो फ्रांच बता रहा है अपने बारे में, कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कह रहा है पर्टिकुलर मॉर्निंग की बात कर रहा है। ये स्कूल के लिए निकला तो जरूर, लेकिन थोड़ा लेट निकला, लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए इसको। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ड्रीड का मतलब होता है फियर। क्या होता है, FEAR, फियर, जिसको कहते हैं डर। और स्कोल्डिंग का मतलब आपको पता ही है, डांटा जाना। तो क्योंकि ये स्कूल के लिए लेट से निकला था तो इसको डर लग रहा था कि स्कूल में डांट मिलेगी इसे। किस चीज की डांट, लेट होने की डांट। और एक और उससे भी बड़ा डर था, क्या था, स्पेशली बिकॉज MML हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि पिछले किसी क्लास में, मतलब पिछले दिन MML ने बोला होगा इन लोगों से, क्या, had said that he would question us on participles। तो पिछली क्लास में MML ने बोला था कि वो क्वेश्चन करेंगे किस टॉपिक के ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक होता है। तो पिछले किसी क्लास में पार्टिसिपल पूछने के लिए बोला होगा MML ने। और फ्रांच का कह रहा है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और कह रहा मुझे तो पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। फ्रांच को पढ़ाई नहीं किया फ्रांच ने पार्टिसिपल के बारे में, इसीलिए स्कूल जाने के टाइम वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि क्या होगा। एक तो लेट हो रहा है उसका भी डर, और ऊपर से जो होमवर्क दिया गया था वो भी नहीं याद किया उसका भी डर। तो डर रहा है कि पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। रनिंग अवे का मतलब होता है भाग जाना। कह रहा कुछ देर के लिए, आई थॉट, कह रहा कुछ देर के लिए मेरे मन में विचार आया ऑफ रनिंग अवे, कि क्यों ना ऐसा करूं मैं कि कहीं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा का पूरा दिन जो है कहां स्पेंड करूं, आउट ऑफ डोर्स मतलब स्कूल से बाहर। डर था ना कि स्कूल जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा, तो सोचा क्यों ना ऐसा करते कि स्कूल जाते ही नहीं है, बाहर गुजारते हैं आज का दिन। और हुआ क्या, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और देखिए बाहर का जो वातावरण था, बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, बाहर की जो वाइब थी, वो भी बहुत उसको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, इस चीज की तरफ कि भाई हाँ बाहर ही आज रहा जाए। क्यों, क्योंकि बता रहा कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कह रहा कि बाहर का जो वाइब था ना कितना अच्छा लग रहा था, सब कुछ एकदम वार्मथ फील हो रहा था, एक जोशीला दिन महसूस हो रहा था, और बहुत ब्राइटफुल डे था, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी बाहर रहने के लिए। The birds were chirping at the edge of the woods। वुड्स का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, वुड्स का मतलब है यहाँ पर पेड़। ठीक है, तो पेड़ों के एज पर, एज का मतलब क्या होता है, किनारा, आपको पता ही होगा एज का मतलब किनारा। तो पेड़ों के किनारे पर बर्ड्स बैठ करके क्या कर रही थी, चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। चिड़िया जो बोलती है ना उन्हें चर्पिंग कहते हैं, चहचहाना कहते हैं। तो भाई देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर सब कुछ, बर्ड्स जो है पेड़ों पर बैठकर चहचहा रही हैं, पूरा ब्राइट फुल डे हो रखा है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। और यहां पर क्या हुआ, बैक ऑफ द सॉमिल की बात कर रहा है। सॉमिल क्या होता है आपको पता है, सॉमिल होता है जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं, एक ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं हिंदी में आरा मशीन भी कहते हैं कभी कभी, आरा मशीन, जहां पर लकड़ियां काटने का काम किया जाता है। तो हुआ क्या कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, एक सॉमिल था, एक आरा मशीन था, उसके बैक, उसके पीछे एक ओपन फील्ड था। उस ओपन फील्ड में क्या हो रहा था, प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। उस ओपन फील्ड में जो कि सॉमिल के पीछे था, उसमें प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है पेट्रोलिंग करना, चहलकदमी करना, इधर उधर घूम के देखना कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो फाइनली ये बात पता चली कि नहीं पता चली कि प्रशियन सोल्जर्स आ चुके हैं अल्सासे में, कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये भी उसे देखा फ्रेंच ने।
लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी फ्रांस को कोई आइडिया नहीं है, फ्रांस को भी कुछ नहीं पता है कि ये फ्रांस बैटल हार गया है और प्रशियंस का कब्जा हो गया उसके शहर में, ये सब अभी कुछ पता नहीं उसे। तो उसने सब देखा कि भाई पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही हैं, उधर प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। कह रहा है इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है बेटा? अट्रैक्टिव मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा जो आपको लुभाए, कोई चीज जो आपको बहुत दिलचस्प लगे। तो कह रहा कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और कह रहा ये बाहर का जो नजारा था ये पार्टिसिपल के रूल से तो कहीं ज्यादा टेम्पटिंग था, मतलब पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। किसको लग रहा था कौन जाएगा स्कूल में, पार्टिसिपल्स के रूल पूछे जाएंगे बता भी नहीं पाऊंगा, ये सब छोड़ते हैं ना। उससे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या है? बाहर रहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, उधर सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखेगा फ्रांस, उधर चिड़ियां चहचहा रही हैं उनको देखेगा, घूमेगा, मजा आएगा। तो ये सब उसको लग रहा था, महसूस हो रहा था कि क्यों ना आज ऐसा ही करते हैं, जाते नहीं है स्कूल। लेकिन क्या होता है? कह रहा कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोक पाना, ठीक है? रेजिस्ट का मतलब होता है रोक पाना, और स्ट्रेंथ का मतलब करेज, साहस। तो मन तो इसका हो रहा था कि बाहर जाके दिन गुजारे, लेकिन कह रहा है कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। कह रहा लेकिन मेरे अंदर इतना करेज था, इतना साहस था, ठीक है, कि मैं अपने इस आइडिया को, मैं अपने इस थॉट को, विचार को रोक पाऊं, रेजिस्ट कर पाऊं। किस थॉट को? बाहर घूमने वाले थॉट को, स्कूल न जाने वाले थॉट को। तो कह रहा कि नहीं, मैंने अपने आप पर कंट्रोल पाया, मैंने अपने आप को मना किया कि ना ना ये अच्छी बात नहीं है। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और सीधे फ्रांस किधर चल पड़ा? स्कूल की तरफ चल पड़ा। तो उसके अंदर जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे स्कूल से भागने के, बाहर रहने के, भाई पर्सनालिटी इसकी इतनी स्ट्रांगली बिल्ट है, कैरेक्टर से इतना स्ट्रांग है फ्रांस कि उसने अपने आप को रोक लिया, अपने इस बुरे विचार को रोक लिया और तुरंत किधर चल पड़ा? स्कूल की तरफ चल पड़ा। चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। टाउन हॉल एक प्लेस होता है, ठीक है? तो कह रहा कि when I passed the town hall, कह रहा जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, there was a crowd। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है? तो इसने क्या देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, द बुलेटिन बोर्ड। और किसके सामने भीड़ लगी थी? एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? अ काइंड ऑफ अ बोर्ड वेयर ऑल द लेटेस्ट न्यूज वर पब्लिश्ड। एक ऐसा बोर्ड जहां पर लेटेस्ट न्यूज को पब्लिश किया जाता है। तो भाई एक बुलेटिन बोर्ड था। एक्चुअली बुलेटिन वर्ड का मतलब ही न्यूज होता है, आपको मैं ये भी बता दूं। तो एक ऐसा बोर्ड था जहां पर न्यूज वगैरह जो भी आती थी वहां पर दिखाया जाता था, क्योंकि बैक इन 1870 क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी? क्या सेलफोन थे? क्या टेलीविजन था? क्या रेडियो था? नहीं था ये सब, ठीक है? एंड दैट इज वाई उस समय जो न्यूज होते थे वो ऐसे लिख करके, ऐसे पैम्पलेट्स के थ्रू बताए जाते थे लोगों को। तो ऐसा ही एक न्यूज आया था, बुलेटिन बोर्ड पर वो लिखा हुआ था और भीड़ खड़ी होकर के उस न्यूज को पढ़ रही थी। अब क्या होता है? For the last 2 years, all our bad news had come from there। अब फ्रांस क्या कह रहा है? For the last 2 years, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था? All our bad news had come from there। कह रहा पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड के थ्रू जितनी भी न्यूज मिल रही थी फ्रांस को, वो सारी बैड न्यूज ही थी। एंड ऑब्वियस सी बात है, पिछले 2 सालों से वो सब बैटल वगैरह का टाइम था ना, तो बैटल में तो हारा है फ्रांस। तो जब भी आ रहा होगा न्यूज, भाई यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ के ये लोग बंदी बना लिए गए, ऐसे ही कुछ न्यूज आती होगी। तो वही कह रहा है कि पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड ने कुछ अच्छी न्यूज नहीं दी थी फ्रांस के लोगों को, सिर्फ बुरे न्यूज मिले थे। और कौन कौन से न्यूज मिलते थे? द लॉस्ट बैटल्स, भाई युद्ध हारने का मिलता था न्यूज। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई ऑर्डर वगैरह, तो कोई ऑर्डर वगैरह आता था वो सब पता चलता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे फ्रेंच आर्मी के, उनका कोई ऑर्डर आता था तो वो इस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था ताकि लोग पढ़ करके जान पाए। तो पिछले 2 सालों से यही सब हो रहा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांस कह रहा है कि मैंने अपने मन में सोचा। क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग। और कह रहा कि मैं रुका नहीं। ऐसा नहीं है कि भीड़ को देख करके फ्रांस रुक जा रहा है, पढ़ने लग रहा है, ठीक है ना? ना, फ्रांस को स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो रुक नहीं रहा है, वहां पर बिना रुके आगे बढ़ रहा है वो, और अपने मन में सोच रहा है क्या? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ।
वो अपने मन में सोच रहा है कि अरे अब क्या हो गया भाई, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कह रहा कि अब क्या हो सकता है। मतलब उसको पता है ना कि सारे न्यूज बैड न्यूज ही थे पिछले 2 सालों से, तो उसको पता था कि ये न्यूज भी जिस न्यूज को पढ़ रही है वहां पर भीड़ खड़े होकर के, वो भी एक बैड न्यूज ही होगी, वो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं होगी। तो वही अपने मन में सोच लगा कि अरे अब कौन सी फालतू सी न्यूज आ गई भाई जिसने परेशान कर रखा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब बात करते हैं आगे। कह रहा है कि ठीक है ये सब हो रहा था। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। हरिड का मतलब होता है तेज से, एज फास्ट एज का मतलब जितना तेज वो जा सकता था। तो कह रहा है जितना तेज वो चल करके जा सकता था उतना तेज चल करके वो किधर जा रहा है, स्कूल की तरफ। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, और तभी उसे रास्ते में कौन मिला, एक ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं, लोहार को, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लैक स्मिथ। तो अभी वो स्कूल जा ही रहा था, जल्दी जल्दी, लेट तो हो ही गया था, जा रहा था, तभी उसे रास्ते में मिल जाता है वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ, हु वॉज देयर, जो वहीं पर खड़ा था। कहां पर खड़ा था, अरे उसी भीड़ में जो बुलेटिन बोर्ड के न्यूज को देख रही थी। तो वॉचर उसे मिलता है विथ हिज अप्रेंटिस, और वॉचर जब रहता है तो किसके साथ रहता है, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस को आप कह सकते हैं स्टूडेंट, अर्थात शिष्य। तो वॉचर के साथ उसका शिष्य भी वहां पर मौजूद था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहा था, बिल्कुल वही काम जो मैंने बताया, बुलेटिन को पढ़ रहा था, न्यूज को पढ़ रहा था जो बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया गया था। ठीक है, अब होता क्या है भाई, ओह ये कहां चला गया। तो जो वॉचर था जब वो पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, फ्रांस बता रहा कि उसने फ्रांस को पुकारा। ठीक है, फ्रांस को बुलाया, फ्रांस का नाम पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, और वो फ्रांस से क्या कहता है कि बच्चे डोंट गो सो फास्ट, कहता है अरे इतना तेज तेज तुम क्यों जा रहे हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस तेजी तेजी से जा रहा है ना, स्कूल लेट हो रहा है ना उसे, तो वही कहता है कि अरे तुम इतनी तेज स्कूल क्यों जा रहे हो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है ढेर सारा समय। कहता है कि अरे तुम्हें अभी स्कूल पहुंचने में बहुत समय है भाई, आराम से स्कूल जाओ, इतना जल्दी क्या है। समझ रहे हैं आपको बात ना। तो देखिए क्यों बोला वॉचर ने ये बात कि अरे अभी तो भाई एक्चुअली में तो स्कूल के लिए लेट हो रहा था फ्रांस को, और ये बात उसको भी पता ही होगी ना कि अरे स्कूल का टाइम तो पहले है, ये थोड़ा लेट हो चुका है। फिर आखिर ऐसा बोला क्यों वॉचर ने, तो उससे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसने तो बुलेटिन पढ़ लिया था, उसे तो पता ही था कि अरे भाई आज ये लास्ट ट्रांसलेशन होने वाला है, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो उसे पता था कि आज लेट जाए या जल्दी जाए, जब आज लास्ट ही डे है फ्रेंच का, तो आज क्या ही कर लेंगे, कितना ही पढ़ लेंगे, अगर जल्दी भी जाएंगे तो कितना ही पढ़ लेंगे। तो इसीलिए उसने क्या बोला, थोड़ा सा मॉक किया, ठीक है, कंडीशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। बोलता है फ्रांस से कि अरे आराम से जाओ भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से जाओ, क्योंकि उसे पता था कि कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है बहुत जल्दी पहुंच करके भी। चलिए आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब फ्रांस कह रहा है कि आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रांस कह रहा है कि मुझे लगा ना कि वॉचर इसका क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एमएमएस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और तुरंत जो फ्रांस है कह रहा है कि रीच्ड एमएमएस लिटिल गार्डन, वो एमएमएल के एक छोटे से गार्डन में, और एमएमएल का लिटिल गार्डन किसे बोल रहा है, उस स्कूल को ही बोल रहा है भाई। मैं आपको अभी बता देता हूँ, एमएमएल एक ऐसे शख्स थे जो एल्सासे के उस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है वो इनका एक तरह से घर बन चुका था वो स्कूल, इसीलिए कह रहा है कि फ्रांस ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब एक ही सांस में होता है ना, जब हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत डेस्परेटली कहीं जाना चाहते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं एकदम बिना रुके, उसे ही बोल रहा है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो जब रोक रहा था, टोक रहा था वॉचर फ्रांस को, तो फ्रांस ने उसकी बात की परवाह नहीं की, और एक ही झटके में वो कहां पहुंच गया, एमएल के लिटिल गार्डन में, अर्थात स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच गया है। अब देखिए क्या होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, वो चीज जो हमेशा होती है। तो हमेशा क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, अर्थात जब स्कूल ओपन होता था पर डे डेली, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बशल का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है भाई, शोरगुल, बहुत ज्यादा शोर होता है ना, शोर शराबा, उसे कहते हैं बशल। तो कह रहा है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज्यादा बसल रहता था भाई, बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट,
और वो शोरगुल इतना ज्यादा होता था स्कूल के अंदर कि वो शोरगुल कहाँ सुनाई देता था, हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब वो रास्ते पर आते जाते लोगों तक को सुनाई देता था। और अभी सी बात है, स्कूल में छोटे बच्चे रहते हैं, मॉर्निंग का टाइम रहता है, क्लासेस अभी चल नहीं रहे होते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना, इधर उधर घूमना दौड़ना भागना होता रहता है ना, तो शोरगुल बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो वही बता रहा है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था ना, तो इस स्कूल में बहुत ज्यादा शोरगुल होता था जो कि रास्ते तक पे सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ये शोरगुल किस तरह के होते थे, बच्चे डेस्क को खोल रहे होते थे, बंद कर रहे होते थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम, किसी बात को एक साथ बोलना, दैट इज यूनिसन। तो बच्चे अपने लेसन्स को कैसे पढ़ रहे होते थे, यूनिसन में, एक साथ। छोटे बच्चे को आपने पढ़ते हुए देखा होगा, कैसे करते हैं सब, 2 1 जा 2, एक साथ सब बोलेंगे, 2 2 जा 4, एक साथ सब बोलेंगे। अब बोलेगा ए फॉर, तो सब एक साथ बोलेंगे एप्पल। तो वही कह रहा है यूनिसन में। तो किस चीज की आवाज आती थी बाहर, डेस्क के खुलने और बंद करने की, लेसन्स के यूनिसन में रिपीट करने की, और वेरी लाउड, कह रहा वो आवाज बहुत तेज होती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कह रहा है कि वो आवाज इतनी तेज आती थी कि जनरली वो समझ तक में नहीं आती थी लोगों को। बच्चों को उस आवाज को समझने के लिए क्या करना पड़ता था, उनके हाथों को अपने कानों पर ऐसे रखने होते थे। लिख रहा है ना कि विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर ऐसे रख लेते थे। और जनरली आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, जब आवाज कोई बहुत ज्यादा तेज कहीं पर हो जाती है, तो उसको समझने के लिए हम ऐसे अपने कानों को थोड़ा ढक लेते हैं ना, तो आवाज बहुत क्लियर सुनाई देने लगती है हमें, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि वो आवाज इतनी तेज होती थी स्कूल में कि जनरली सुनाई भी नहीं देती थी, बच्चों को अपने कान ढकने पड़ जाते थे उसको सुनने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज की आवाज होती थी, टीचर के रूलर की, रूलर दैट मीन्स स्टिक। तो जो रूलर लेकर के, जो स्टिक लेकर के चलते थे टीचर, और टेबल्स पर जाकर के जब उसे टैप करते थे, रैप का मतलब पटकना, तो टीचर ऐसे ही करते हैं ना, कहीं पर जाते हैं क्लास में, ऐसे बेंच पर पटक करके दिखा, बच्चों को शोर करने के लिए मना करते हैं कि नहीं भाई आप लोग चुप हो जाइए। तो वही करा कि ये सब सारी आवाजें मिल करके आती थी। लाउड यूनिसन की आवाज, मतलब बच्चे जब एक साथ अपना पाठ पढ़ते थे उसकी आवाज, डेस्क के खुलने बंद करने की आवाज, और साथ ही साथ टीचर के रूलर की आवाज। तो ये पर डे की हालत थी, पर डे ये सब सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, तो पर डे तो ऐसा होता था, लेकिन आज का दिन, जिस दिन की बात बता रहा फ्रांस, उस दिन सारी चीजें बिल्कुल स्टिल थे। स्टिल का मतलब स्थिर, काम, बिल्कुल ट्रैंक्विल, शांत था सब कुछ। स्कूल में किसी प्रकार का कोई शोर हो ही नहीं रहा था, और ये बहुत अलग अजीब बात थी। फ्रांस को ये नोटिस करेगा ना कि भाई डेली जैसा होता है, आज तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। देखते हैं आगे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और फ्रांस कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन, मतलब निर्भर होना। हिंदी में अगर बात करें तो निर्भर होना। तो फ्रांस कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और कमोशन का मतलब अगेन वही शोरगुल, कमोशन का मतलब भी क्या होता है भाई, शोरगुल ही होता है। तो कह रहा है कि मैं तो किस बात पर निर्भर था, किस बात पर काउंटेड ऑन था, शोरगुल पर। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ताकि मैं शोरगुल के बीच कहां पहुंच जाऊं, अपने डेस्क पर विदाउट बीइंग सीन, और किसी को दिखाई ना दूं। तो फ्रांस जब स्कूल आ रहा था ना, तो अपनी प्लानिंग कर रखी थी उसने, लेट तो हो ही गया था, वो जानता था कि टीचर के सामने से जाएगा तो टीचर उसे डांटेंगे, बोलेंगे। तो उसने क्या सोचा था कि अरे बच्चे तो डेली की तरह ऐसे उछल कूद रहे होंगे, कूद फांद रहे होंगे, शोरगुल कर रहे होंगे, मैं क्या करूंगा, जाऊंगा चुपके से उसी शोरगुल के बीच अपने डेस्क पर जाकर के बैठ जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसी सब प्लानिंग उसने कर रखी थी, और यही बोल रहा है कि मैं तो निर्भर था शोरगुल पर, ठीक है, अपने क्लास में जाने के लिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन कह रहा है कि ना वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस बात पर डिपेंडेंसी थी वो चीज हो ही कहां रहा है स्कूल में, शोरगुल हो ही कहां रहा है स्कूल में। तो कह रहा है कि दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहा है लेकिन ना, शोरगुल नहीं हो रहा था, स्कूल इतना शांत था, इतना शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या हो, संडे का मॉर्निंग हो। और संडे मॉर्निंग में स्कूल क्लोज रहता है, तो शोरगुल ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो बिल्कुल जैसे संडे को स्कूल शांत रहता है किसी के न होने पर, उतनी ही शांति आज थी स्कूल में। जबकि आज तो सारे लोग मौजूद थे, आज तो स्कूल रन कर रहा है। क्यों, क्या था, देखते हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आगे क्या होता है कि थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स,
अब अभी तो क्लासरूम में आया नहीं ना फ्रांच, अभी तो रास्ते में ही है, तो रास्ते में से ही जो विंडो है, विंडो के थ्रू अपने क्लासमेट्स को देखता है ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो क्या नोटिस करता है कि जो उसके क्लासमेट्स हैं पहले ही अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठे हुए हैं। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो क्या देखता है कि जो बच्चे हैं वो अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं, और जो टीचर हैं MML, मैंने बताया था आपको ना कि MML टीचर जो लास्ट लेसन देंगे आज, ठीक है, वही है जो लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि बच्चे अपने डेस्क पर बैठे थे और जो MML थे वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, वो अपने आर्म में, अपने हाथ में अपना आयरन रूलर, लोहे का डंडा लेकर के वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब भाई क्या कर रहे थे, वो क्लास में इधर उधर टहल रहे थे। बच्चे बैठे थे, MML टहल रहे थे। अब क्या होता है, I had to open the door and go in before everybody. फ्रांच करा I had to open the door and go in before everybody. Before का मतलब होता है सामने। करा मुझे जाना पड़ा, दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं है। जो सोच के आया था वो तो बेचारा हुआ ही नहीं, सब कुछ शांत है तो बेचारे को सबके सामने ही क्लास के अंदर जाना पड़ा। You can imagine how blushed and how frightened I was. ब्लस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, शर्माना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब कोई शर्माता है दैट इज कॉल्ड ब्लशिंग करना। और फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब डरना। तो कह रहा है क्योंकि मुझे सबके सामने क्लास के अंदर जाना पड़ा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे उस समय कितनी शर्म आ रही होगी और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा उस टाइम पर। शर्म आ रही है कि लेट हो गया है, डर किस बात का, डांटे जाने का। अरे MML थे भाई, हाथ में रूलर वगैरह ले रखा था। इससे एक और बात पता चलती है नहीं कि MML कैसे टीचर है, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है भाई, थोड़े भाई बच्चों में डिसिप्लिन बना करके रखते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से डर लगता है बच्चों को। तो बहुत डर रहा था फ्रांच जब क्लासरूम में गया वो, और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। आगे बात करते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कह रहा है जिस बात के लिए वो डर रहा था, अरे डर किस बात कर रहा था, पनिशमेंट के लिए, कह रहा बट नथिंग हैपेंड, कह रहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डर रहा था कि डांटा जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। MML saw me and said very kindly, कह रहा MML ने मुझे देखा और बहुत प्यार से, बहुत काइंडली बोला, उससे बहुत विनम्रता से बोला, क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांच। MML क्या बोलते हैं फ्रांच से कहते हैं कि गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांच, कहते हैं कि फ्रांच जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि MML को तो अब तक पता चल चुका है ना कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, भले फ्रांच को ना पता हो। तो वही कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना ही आज का पाठ, आज का लेसन शुरू करने जा रहे थे, लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुम आ गए, जाओ बैठो पढ़ाई करो। I jumped over the bench and sat down at my desk. फ्रांच बता रहा है कि मैं अपने बेंच पर जा करके, अपने डेस्क पर जो इसका प्लेस है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सिटिंग, जा करके वहां पर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. Got a little over का मतलब बाहर निकलना, किस चीज से, फ्राइट, फ्राइट मतलब अर्थात फिर से वही डर। कह रहा है कि not till then when I had got a little over my fright, कह रहा है कि मैं अपने डर से अभी बाहर निकला भी नहीं था, मतलब मेरे अंदर का डर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तभी उसने क्या नोटिस किया कि उसके जो टीचर है ना, उसके जो टीचर MML है, had on his beautiful green coat. उसने नोटिस किया कि उसके टीचर ने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था, his frilled shirt, और उन्होंने एक फ्रिल्ड शर्ट पहन रखा था। तो फ्रिल्ड शर्ट जनरली फॉरेनर्स कैरी करते हैं, आपने देखा होगा, एडवोकेट्स वगैरह को जनरली कैरी करते हुए देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का शर्ट होता है और यहाँ पर ये जो चेस्ट पार्ट होता है वहां पर मुड़े उड़े होते हैं, थोड़े से रिंकल्ड होते हैं, ये मुड़ी उड़ी होती है, एक पैटर्न बना होता है, तो उसी को कहते हैं फ्रिल्ड शर्ट। तो उसने क्या नोटिस किया, फ्रांच ने देखा कि अरे भाई आज तो MML ने अपना ग्रीन वाला कोट पहना है, अपना फ्रिल्ड वाला शर्ट पहना है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी वो छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप भी पहनी है। ये कुछ अजीब लगा फ्रांच को, ठीक है, क्यों, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पहले तो ये बता रहा है कि सारी चीजों पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब वो बुनाई की जाती है ना, कढ़ाई वढ़ाई की जाती है ना, तो वही बता रहा है कि जितनी भी चीजें थी, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो
कैप हो, चाहे वो उनका क्या था, ब्लेजर था, मतलब कोट था, उन सारी चीजों पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। और कह रहा है क्यों शौक लगा उसको, क्यों इस स्पेशल चीज को नोटिस किया, कह रहा है दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। कह रहा है आज जो कपड़ा पहना था उन्होंने, ये कभी पहनते ही नहीं थे ये कपड़ा, कुछ दिनों को अगर छोड़ दे तो कब कब पहनते थे, कुछ वो स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे। कौन से स्पेशल ओकेजन पर, इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पर। प्राइस डेज का मतलब जब स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता था, इंस्पेक्शन का मतलब जब कोई हायर अथॉरिटी आती है ना स्कूल में जांच पड़ताल करने, इन्वेस्टिगेट करने, तब ये पहनते थे। तो वही कर रहा है कि आज अपनी स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेसिंग कर रखी थी एमएमएल ने, अपना वो कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट पहन रखा था, अपना हैट पहन रखा था, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस डे और इंस्पेक्शन डेज पर पहनते थे। लेकिन आज न तो प्राइस डे है न तो इंस्पेक्शन डे, तो आज क्यों पहन रखा उन्होंने, ये बात चलने लगा दिमाग में किसके, फ्रेंच के। अब मैं बता देता हूं कि क्यों पहन रखा था। एमएल को पता था कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, तो बस अपने नेटिव लैंग्वेज, उनकी जो मातृभाषा थी फ्रेंच, उस नेटिव लैंग्वेज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने जा रहे थे। स्पेशल डेज पर पहनते थे ना, तो आज का दिन भी स्पेशल ही है एक तरह से, भले ही वो निगेटिव फॉर्म में हो, लेकिन कुछ अलग है कि नहीं है, डिफरेंट डे है कि नहीं है। एंड दैट इज वाई आज उस डिफरेंट डे पर, आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। फ्रेंच आज के बाद पढ़ाना नहीं है उनको, तो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, ठीक है, एक ऑनर शो कर रहे थे, एक रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। एंड दैट इज वाई अपना वो पहन रखा था उन्होंने, क्या, स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, के, ये भाई क्यों स्लो कर रहा है, के अलावा। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, तो मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज, स्ट्रेंज सी चीज नोटिस की ना फ्रेंड ने, वो ड्रेस उनका। उसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो, कह रहा कि उसके अलावा और क्या उसने नोटिस किया, कि जो होल स्कूल है, जो पूरा का पूरा स्कूल है ना, सीम्ड, सीम्ड का मतलब होता है लगना, और कैसा लग रहा था, सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। उसने नोटिस किया कि पूरा का पूरा स्कूल बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। सॉलेम, सॉलेम का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, गंभीर। ये भाई देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी अब क्या ही कह सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है राइटिंग को लेकर के, तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि इसको इंप्रूव करूं डे बाय डे, ठीक है। तो उसने क्या नोटिस किया कि भाई पूरा का पूरा जो स्कूल है बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बहुत गंभीर मुद्रा में लोग बैठे हुए हैं, बहुत सीरियस सब लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उसने नोटिस किया। आगे देखते हैं भाई उसके बाद। अब कह रहा है कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट। तो देखिए अभी तक जितनी चीजें हो रही थी हर चीज सरप्राइजिंग था। स्कूल के बाहर जैसे ही आया वो शांति पूरी सुनाई दी, जबकि ऐसा होता नहीं था हमेशा। क्लास के अंदर आया, एमएमएल ने उसे डांटा भी नहीं भाई लेट होने के लिए, ये भी एक अजीब बात थी। फिर एमएमएल ने कपड़े अलग पहन रखे थे, ये भी अजीब बात थी। तो सब कुछ उसे बहुत अजीब अजीब लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, कह रहा जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दिया, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक कर दिया, वॉज टू सी, ये देख करके मैं सबसे ज्यादा शॉक हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि क्लासरूम में जो बैक बेंचेस है, जो पीछे के बेंचेस हैं, जो हमेशा क्या रहते थे, एम्प्टी रहते थे, जो हमेशा खाली रहते थे। लेकिन द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, डेली जो हमेशा ब्लैक बेंचेस खाली रहते थे, बैक बेंचेस, लेकिन आज उन बेंचेस पर कौन बैठ रखा है, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और कौन, विलेज पीपल, गांव के लोग आकर के बैठे हुए क्लासरूम के अंदर भाई बेंचेस पर। ये अजीब बात है कि नहीं है, बहुत अजीब बात है। ऐसा क्यों है भाई, गांव के लोग, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी उम्र के लोग, उनको तो पढ़ाई करनी नहीं होती क्लास के अंदर आके, तो आज वो क्यों बैठे हुए क्लास में। ये चीज देख करके फ्रांस को थोड़ा अजीब लगा कि गांव के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, देखिए पता चलेगा क्या कर रहे हैं। और कौन कौन लोग थे जिनको बोल रहा है ना कि चुपचाप बैठे हुए थे, सिटिंग क्वाइटली, हमारी तरह ही, लाइक आवरसेल्व्स, वो कौन कौन लोग थे, ओल्ड हाउसर, हाउसर का मतलब वो जो घर और बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दे आर कॉल्ड हाउसर। तो कौन कौन बैठा हुआ था, एक हाउसर बैठे हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उस हाउसर ने क्या पहन रखा था, 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखा था, वो पहन करके बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले के, तो मतलब पहले के मेयर, मेयर मतलब वो चेयरमैन होते हैं ना, जो टाउन एरिया होता है उसके जो हेड होते हैं उन्हें मेयर कहते हैं। तो पहले के मतलब तत्कालीन मेयर नहीं है, पहले थे वो मेयर, तो वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक पोस्ट मास्टर भी बैठे थे, वो भी पहले के पोस्ट मास्टर थे, वो भी हो सकता है अपने काम को छोड़ दिया उन्होंने या फिर रिटायर हो गए। तो पहले के मेयर, हाउसर, पोस्ट मास्टर,
एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा भी सेवरल अदर्स, मतलब और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे क्लासरूम के अंदर। कहां पर? बैक बेंचेस पर। ये चीज फ्रांस को बड़ा अजीब लगा, बड़ा स्ट्रेंज लगा कि अरे भाई ये सब क्या कर रहे हैं क्लास में। अब देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड, कह रहा है कि हर कोई बहुत सैड दिखाई दे रहा था। हर किसी का जो फेशियल एक्सप्रेशन था देख के लग रहा था कि बहुत ग्रीफ में है वो लोग, बहुत सैडनेस है उनके चेहरे पर, ठीक है। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है वो जो बचपन में आप पढ़ते थे, वो मेंटल नहीं आता था, मेंटल जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते थे, हिंदी की वर्णमाला लिखी होती थी, कुछ कविताएं लिखी होती थी, मेंटल जिसे हम कहते थे, छोटे छोटे आते थे, उसमें सब कुछ फिगर बन करके क ख ग एबीसीडी लिखा रहता था, तो उसे ही प्राइमर कहते हैं। तो कह रहा है कि हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हाउसर बैठा तो बैठा था ही, साथ साथ वो क्या लेकर के आया था अपने साथ? एक प्राइमर लेकर के आया था, एक मेंटल लेके आया था, थम्ब्ड एट द एजेस। और वो जो प्राइमर थी, थम्ब्ड, थम्ब का मतलब होता है ना मुड़ जाना, मुड़ जाना। तो वो जो प्राइमर थी, प्राइमर के जो एजेस थे, एजेस मतलब जो किनारे थे पेजेस के, वो थम्ब्ड हो गए थे, मुड़ गए थे। आपने नोटिस किया होगा जब कोई किताब, कोई बुक बहुत पुरानी हो जाती है रखे रखे, तो उसके एजेस ऐसे रिंकल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वही हो रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस प्राइमर को कैसे ले रखा था? अपने घुटनों पर खोल के बैठा हुआ था वो, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा। तो वो जो प्राइमर उसके हाथ में था, उस प्राइमर को उसने अपने घुटने पर रख रखा था, और स्पेक्टिकल्स लगा करके लाइंग अक्रॉस द पेजेस का मतलब पेजेस पर लिखे हुए वर्ड्स को क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। वो मेंटल पढ़ रहा था, वो प्राइमर पढ़ रहा था। कौन? हाउसर, ठीक है। अब देखिए, अब रीजन बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्यों विलेजर्स आए हुए हैं क्लासरूम में, क्यों बैठे हुए हैं भाई। उनको भी तो पता चल चुका था ना कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, तो वो भी अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, ठीक है, अपने नेटिव लैंग्वेज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ही क्लासरूम में आए हुए थे। वो दिखाना चाहते थे अपना पैट्रियोटिज्म, अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे हैड फॉर देयर लैंग्वेज, फॉर देयर कंट्री, कि किस प्रकार का रिस्पेक्ट है उनके अंदर उनके देश और उनके लैंग्वेज के लिए। तो इसीलिए वो लोग भी क्लास में आकर के बैठे हुए थे। और साथ साथ रिग्रेट भी, पश्चाताप भी, वो आगे आएगा, पछतावा भी था उनके अंदर कि भाई आज लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, और आज तक अपनी लाइफ में उन्होंने साथ अपने लेसन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, उसको सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो एक रिग्रेट शो हो रहा था, और साथ साथ ऑनर और रिस्पेक्ट भी हो रहा था उनके पीछे बैठने के कारण। चलिए अब बात करते हैं While I was wondering about it all। अब फ्रांच कह रहा कि मैं ये सब सोच ही रहा था। वॉन्डरिंग का मतलब सोचना। कह रहा मेरे दिमाग में भी ये सब चल ही रहा था, क्योंकि फ्रांस इज टोटली अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। भाई फ्रांस टोटली अनअवेयर है, उसे कुछ पता ही नहीं कि वहां पर हो क्या रहा है। तो सोच रहा है ना कि ये सब हो क्यों रहा है आखिर। तो कह रहा कि अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, तब तक क्या हुआ? एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड का मतलब होता है बैठ जाना। तो अब तक तो क्लासरूम में इधर उधर टहल रहे थे, स्टार्टिंग में फ्रांस आया था तो उसने बताया था ना। तो अब उन्होंने क्या किया? माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है कनेक्टेड, कनेक्ट हो जाना। तो अपने चेयर से कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट होने का मतलब क्या है? बैठ जाना। तो अपने चेयर पर बैठे, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी। और जिस टोन में, जिस तरह की लहजे के साथ उन्होंने फ्रांस से बात किया था जब वो आया था, तो सेम उसी लहजे में, अर्थात सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन में, बहुत प्यार से लेकिन बहुत सीरियस होकर के वो बोलते हैं क्लास के लोगों से। क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रन। सभी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं सबको बोलते हैं कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब बता दिया उन्होंने। बोलते हैं मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कहते हैं कि ये लास्ट लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम लोगों को। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सासे एंड लोरेन। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि बर्लिन से ऑर्डर आया है। कहां से? बर्लिन से। बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल। उन्होंने बता दिया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि आज से जर्मन के जो स्कूल्स हैं, आज के बाद से एक्चुअली, तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर आया है वो ये कहता है कि जर्मन, एक्चुअली सॉरी, फ्रेंच के जो स्कूल्स हैं, अल्सासे लोरेन के जो स्कूल्स हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। जो उन्होंने बता दिया, ये ऑर्डर आ चुका है।
अब हमें फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। आज के बाद से हमें सिर्फ और सिर्फ कौन भाषा सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी? जर्मन पढ़ने को मिलेगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और वो क्या बोलते हैं, कहते हैं जो न्यू मास्टर है ना, जो नए टीचर है ना जर्मन लैंग्वेज के, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाना है तो जर्मन पढ़ाने वाले आएंगे, वो नए पर्सन होंगे। तो वही कहते हैं कि जो न्यू मास्टर है कम्स टुमारो, वो कहते हैं कि न्यू मास्टर कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फिर से वही बात, कहते हैं कि आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना, केयरफुल रहना। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से आज का लेसन पढ़ें। क्यों? क्योंकि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंच सीखने की, फ्रेंच पढ़ने की। आज के बाद से ये पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं कि आज ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए, फ्रेंच को तो पता नहीं था अब तक, लेकिन अब पता चल गया ना, फ्रेंच बता दिया ना एमएमएल ने। अब देखिए आगे क्या होता है। What a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप का मतलब होता है बादल गरजना। क्या होता है? बादल का गरजना। तो देखिए होता क्या है, जनरली जब बादल गरजते हैं तो हमें शॉक लगता है कि नहीं लगता है? एकदम हम हिल से जाते हैं अचानक से, ठीक है ना? तो वही करा, ये जो वर्ड्स थे, ये जो बात बोली थी एमएमएल ने, ये जो वर्ड्स बोले थे, वो फ्रांस को एक थंडर क्लैप की तरह लगा। मतलब फ्रांस भी इन वर्ड्स को सुनकर के एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम चौंक गया, सहम गया। ठीक है, जैसे लोग बादल के गरजने की आवाज को सुनकर के सहम जाते हैं, वैसा ही सहम गया कौन? फ्रांस, एमएमएल की बातों को सुन करके। ओह द रेचेस। रेचेस का मतलब होता है कोई बुरी चीज, कोई बकवास चीज जो होती है उसे कहते हैं रेचेज। तो कहता है कि ओह द रेचेस, कहता है कि अच्छा, ओह सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ, कहता है कि ओह वही ये फालतू चीज थी। किस चीज के बारे में बोल रहा है? दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। समझ गया वो, कह रहा यही बकवास चीज तो थी जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई थी। आ रहा था स्कूल, भीड़ खड़ी थी, याद है? वो रुक करके देखा नहीं कि क्या न्यूज है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ बुरा ही होगा वो, और लास्ट में वही साबित भी हुआ। ठीक है, वही चीज हुआ भी कि वो बहुत बुरी न्यूज निकली, और वो समझ गया कि जिस न्यूज को भीड़ खड़ी होकर के देख रही थी टाउन हॉल में, वो यही तो बकवास न्यूज थी अबाउट द लास्ट फ्रेंच लेसन एंड अबाउट द टीचिंग ऑफ जर्मन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। वो समझ गया कि कल से अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही बात वहां पर लिखी थी। आगे देखते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखो यहां पर क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी मार्क। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमें सडनली चौंका देते हैं हमें। तो वो चौक के करा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, करा ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है मेरा। वाई, करा क्यों ऐसा हो रहा है? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। हार्डली का मतलब होता है कि निगेटिव मीनिंग कैरी करता है, ना की बात कर देता है हार्डली का जब हम यूज करते हैं। कहता है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता है मुझे तो लिखना भी नहीं आता है भाई। हार्डली मतलब मैं अभी तो लिखना भी नहीं जानता हूं। आज लास्ट फ्रेंच लेसन हो रहा है और आज तक मुझे फ्रेंच लिखने तक नहीं आया। क्यों भाई, क्यों छीना जा रहा है मेरा लैंग्वेज? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और फिर से उसके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आज के बाद मैं फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाऊंगा? मुझे पढ़ने भी नहीं आता है, और बोला जा रहा है कि आज के बाद पढ़ने को मिलेगा भी नहीं फ्रेंच। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कह रहा आज के बाद से मुझे फ्रेंच पढ़ना रोक देना होगा, स्टॉप करना होगा ये पर फ्रेंच लैंग्वेज को। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और कह रहा है कि अपने आप में बहुत सॉरी फील कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है फ्रांच को। किस बात का बुरा? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, इस बात का बुरा कि क्यों आज के पहले उसने अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया। तो देखो फ्रांच की अगर बात करो तो वो एक इग्नोरेंट स्टूडेंट रहा है हमेशा से, एक केयरलेस स्टूडेंट रहा है। he never paid any attention towards his studies। वो कभी भी अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता था, वो इधर उधर के कामों में बिजी रहता था। ठीक है ना? लेकिन आज जब पता चल रहा है कि लास्ट लेसन होने वाला है, तो देखो उसे कितना बुरा लग रहा है। अपने आप में सॉरी फील कर रहा है कि काश मैंने पढ़ाई किया होता आज तक, काश मैंने सीख लिया होता इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को, तो कम से कम जो छिन रहा है मुझे जानकारी तो होती ना।
लेकिन बिना जानकारी के ही मुझसे छीना जा रहा है और कह रहा है कि मैंने आज तक अपनी पढ़ाई पर, अपनी लर्निंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या करता था पढ़ने के टाइम पर? फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, भाई बर्ड्स के एक्स को वो देखता रहता था, निहारता रहता था। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, वो जो होता है ना, जो दरअसल सफारी, ठीक है ना, वो क्या करता रहता है जब क्लास चलता रहता है तो सामने खिड़की के बाहर एक पेड़ होता है और पेड़ पर घोंसले में चिड़ियां होती हैं, उसके अंडे दे रखे होते हैं, वो इसी को देखता रहता है। सेम यही काम करता था कौन? फ्रांज भी। फ्रांज भी जब पढ़ने का टाइम होता था तो वो बर्ड्स के एक्स को देखता था और गोइंग ऑन द सार, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और वो होता है ना स्लाइडर जो होता है उसको सार भी कहते हैं। तो या तो बर्ड्स एक देखता था पढ़ने के टाइम पर, या पर जाकर के स्लाइडर पर ऐसे एंजॉय करता था। तो ये सब वो करता था। अब उसने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया। और कह रहा है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। न्यूसेंस का मतलब होता है कोई वही बहुत बहुत फालतू सी चीज, ठीक है, बोझ सा कुछ अगर ऐसा हो। तो कह रहा है कि माई बुक्स, मेरे बुक्स जो है, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। कह रहा है कि अरे मेरे बुक्स मुझे क्या लगते थे, बोझ तो लगते थे। मेरे बुक्स मुझे, मेरे लिए बोझ से बड़े कुछ थोड़े ही थे। हमेशा अपनी बुक्स को उसने बोझ समझा, वो सोचा अरे ये फालतू सी चीज है, डेली ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था उसका। तो कह रहा है कि सो हैवी टू कैरी, वही बात है। कह रहा है कि मुझे हमेशा कितना भारी लगता था अपने बुक्स को ले आना ले जाना। मैं ग्रामर, कहता था मैं जो ग्रामर पढ़ता था, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और जो मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी थी, भाई जो ग्रामर पढ़ता था मैं स्कूल में, जो हिस्ट्री में पढ़ता था स्कूल में, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ देना। तो कह रहा है कि भाई पढ़ने के टाइम तो मैंने हमेशा एंजॉय किया, मस्ती मजाक किया, लेकिन ये जो मैं ग्रामर पढ़ता चला आया हूं इतने दिन से, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इतने दिन से, वर माई ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। करा ये सब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके हैं जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता हूं। अर्थात बताना चाहता है कि हमारा साथ इतने दिनों से है, इतने दिनों से तो मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, इतने दिनों से तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त बन चुके हैं सब, मैं कैसे छोड़ दूं भाई? छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स तैयार नहीं है का मतलब उसे बुरा लग रहा है। अपनी लैंग्वेज को छोड़ने का टाइम जब आया है तो उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, वो बहुत बहुत फील कर रहा है, बहुत ओवरवेल्म्ड है वो। तो वही कह रहा है कि मैं कैसे छोड़ दूं भाई अपना लेसन, क्यों मुझसे लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है, क्यों भाई ऐसा हो रहा है कि छीना जा रहा है लेसन। अब क्या होता है? कह रहा है कि वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड एम एमएल। और अब वो बात करता है किसके बारे में? एम एमएल के बारे में। कहता है और एम एमएल भी तो, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। कह रहा है एम एमएल, आज जब पता चल रहा है कि वो गोइंग अवे का मतलब हमसे दूर जा रहे हैं। कह रहा है कि ये बात अब मुझे पता चल रही है कि एमएमएल हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि चले ही जाएंगे ना भाई। वो एक फ्रेंच टीचर है और आगे फ्रेंच पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो वो रह करके क्या करेंगे, तो वो चले जाएंगे उस जगह को छोड़ करके। तो ये कह रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि फ्रेंच सॉरी ये जो एमएमएल है वो भी मुझसे दूर हो जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और मुझे लग रहा है कि आज के बाद मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और इस थॉट ने फ्रांस को सब उनकी सारी निगेटिविटी भुला दी एमएमएल की। वो भूल गया कि कैसे वो डंडे से मारते थे एमएमएल। वो भूल गया कि कितने क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी टाइप का इंसान, जो होता है ना सनकी, तुनक मिजाज, एसेंटिक। तो वही कहता है कि जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अरे आज के बाद तो एमएमएल भी नहीं दिखेंगे, आज के बाद तो वो भी चले आएंगे, वो ये सोच करके वो ये सब भूल गया कि एमएमएल कितने क्रैंकी हैं, कितने डंडे से मारते हैं। मतलब एमएमएल के प्रति भी एक रिस्पेक्ट, एक अफेक्शन, एक लव, समझ आ रहा है ना, एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट हो गया किसके मन में? फ्रांस के मन में। एमएमएल के बारे में वो क्या सोचता था? उन्हें सन की मानता था उस दिन से पहले, उन्हें मानता था कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, उन्हें मानता था कि ये मारने वाले हैं ये, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं करता था। ये ऑलवेज डिसलाइक्ड एमएमएल, हमेशा उसने एमएमएल को डिसलाइक किया था, क्योंकि पढ़ने में वैसे ही मन नहीं लगता था। और जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है भाई ऑब्वियस सी बात है जो उनको पढ़ाता है वो उन्हें डिसलाइक करते हैं। तो आज से पहले वो एमएमएल को भी कंप्लीटली डिसलाइक करता था, लेकिन आज इस लास्ट फ्रेंच लेसन होने की वजह से, ये थॉट की वजह से कि वो एमएमएल को कभी देख नहीं पाएगा, उसका आइडिया अचानक से चेंज हो गया एमएमएल के बारे में। अब पसंद आने लगे एमएमएल। एक कहावत होती है ना हमारे लिए कि हमें जब तक कोई चीज हमारे पास होती है ना, हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती है।
लेकिन जैसे वो चीज हमसे दूर जाने लगती है तब उसकी वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने लगता है। सेम वही चीज हो रहा है किसके साथ, फ्रेंच के साथ। जब तक एमएमएल थे, जब तक फ्रेंच लेसन था, तब तक कोई वैल्यू नहीं थी इन चीजों की। लेकिन आज फ्रेंच लेसन के बारे में भी क्या बोल रहा है कि अब मैं ये सब छोड़ नहीं सकता, मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। एमएल के बारे में क्या बोल रहा है कि अरे वो चले जाएंगे आज के दिन के बाद से, अब मुझे देखने को नहीं मिलेंगे। वो ये कितनी बुरी बात है, वो महसूस कर रहा है इस चीज को। पुअर मैन कह रहा है, पुअर मैन का मतलब यहाँ पर बेचारा होता है ना, लोग एक दूसरे को बेचारा कह करके वो करते हैं। कहता है पुअर मैन, बेचारे एमएमएल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। संडे क्लॉथेस किसको बोल रहा है, वही कपड़े जो एमएमएल ने आज पहन रखे थे, वो कोट, फ्रिल्ड शर्ट, वो हैट। और अब उसे सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। अब वो एमएमएल के वो जो स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस था उसके पीछे का रीजन भी उसे समझ आ रहा है। कह रहा है कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथेस। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। उसे समझ में आ गया था कि भाई अपने लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में ही उन्होंने क्या किया था, इस फाइन संडे क्लॉथेस को पहना था। उसे समझ में आ गया था कि ये कपड़े पहनने के पीछे का रीजन क्या था एमएमएल का, वो अपने देश के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहते थे, इसलिए आज स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेसिंग कर रखी थी एमएमएल ने, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया उसे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. सब समझ में आ गया उसे। कह रहा मुझे अब ये भी समझ में आ रहा है कि वो विलेजर्स जो है वो बैक ऑफ द रूम, मतलब वो रूम के पीछे आखिर क्यों बैठे थे। एक एक करके चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक करके उसे क्लैरिटी मिल रही है चीजों की, कि आखिर ये सब आज जो स्पेशल चीज, आज जो स्ट्रेंज चीजें उसे दिखाई दे रही थी, वो स्ट्रेंज चीजें आखिर हो क्यों रही थी, बिकॉज ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए हो रहा था। तो ये सब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या होता है, कह रहा है कि इट वॉज एक्चुअली सॉरी, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। कह रहा है कि वो विलेजर्स वो क्लासरूम में इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको बुरा लग रहा था, वो भी सॉरी महसूस कर रहे थे। दैट डे दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। किस बात का सॉरी, क्योंकि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इस बात के लिए उन्हें बुरा लग रहा था कि काश उन्होंने भी पढ़ाई करी होती, काश वो भी प्रॉपर स्कूल गए होते, काश उन्होंने भी वो बेसिक एजुकेशन लिया होता अपनी लाइफ में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो भाई अपनी पढ़ाई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, देखो अगर आप बोलेंगे कि अरे भाई वो तो पोस्ट मास्टर है, अरे भाई वो तो मेयर है, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो ऑब्वियसली बात है, वो लोग हो सकते हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं ना अपार्ट फ्रॉम देम। ये भी बताया गया कि उनके अलावा भी कई सारे रिलीजर्स थे। तो वो लोग क्यों आए थे भाई, पछतावा दिखा रहा है ये चीज, कि वो लोग पछता रहे थे कि क्यों आज से पहले नहीं पढ़ा, क्यों फ्रेंच नहीं सीख लिया, क्योंकि अब आगे सीखने को भी मिलने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही थी। अब देखो और क्यों आए थे वो, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। बताया था ना मैंने कि पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे एमएमएल। तो वही कह रहा है कि वो जो एमएमएल का 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस है, मतलब 40 सालों से जो उन्होंने अपनी सेवा दी है एलसासे स्कूल में, इस सेवा के लिए वो विलेजर्स लोग क्या कर रहे थे, एमएमएल को थैंक करना चाहते थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा। और शुक्रिया अदा करने के लिए ही, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए ही आज वो क्लासरूम में आकर के बैठे हुए थे। showing their respect for the country that was there no more। और वो अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति भी अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। that was there no more, जो देश उनका था ही नहीं। अब था क्या वो उनका देश, क्या वो फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट है क्या एल्सास एंड लोरेन, बिल्कुल भी नहीं है। अब वो गुलाम बन चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर कब्जा कर चुका है कौन, प्रशिया। तो वही कह रहा है कि वो विलेजर्स क्लासरूम में क्यों बैठे थे, कई सारे रीजन है। एक तो वो सॉरी फील कर रहे थे कि अपने लेसन्स को आज तक उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, रिग्रेट महसूस कर रहे थे, पश्चाताप महसूस हो रहा था उन्हें, काश अच्छे से पढ़ा होता। साथ ही साथ एमएमएल के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे कि 40 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं एमएमएल, 40 साल से काम कर रहे हैं, तो भाई उनका उनके लिए सम्मान तो बनता है ना, वो कर रहे थे। और साथ ही साथ भाई अपने देश के प्रति भी अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे, जो देश अब उनका बचा नहीं था। इसलिए विलेजर्स क्लासरूम में पीछे बैठे हुए थे। बात समझ आया आपको, चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ चीजों को, अगर आपको बेहतर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ फीडबैक आपके साइड से हो सकता है मेरे लिए, लाइक मेरा लैंग्वेज अगर कुछ आपको लग रहा है उसमें प्रॉब्लम लग रही है, मेरी स्पीड ऑफ टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। आपका फीडबैक ही कहीं ना कहीं मुझे इंप्रूव करने में मेरी हेल्प करेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्या होता है, अब बात करते हैं भाई, देखिए while I was thinking of all this,
अब कह रहा है फ्रांस की, जब मैं ये सब चीजें सोच रहा था, ये सब चीजें चल रही दिमाग में ना, सब कुछ चल रहा, सोच रहा है, तो कह रहा है आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब ये सब चीजें चली रही थी, तभी फ्रांस ने सुना कि क्या सुना, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। फ्रांस ने सुना कि उसका नाम पुकार रहा है कोई। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और कौन नाम पुकारेगा, टीचर ही तो पुकारेंगे ना। और क्यों उनका नाम पुकारा गया था, क्यों फ्रांस का नाम लिया गया था क्लास में, क्योंकि कह रहा है फ्रांस इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को, रिपीट करने का मतलब बताना, बोलना, ठीक है ना। एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, रिपीट। फ्रांस कह रहा है कि इट वॉज माई टर्न टू रिपीट, माई टर्न टू रिसाइट। अब फ्रांस की बारी आ चुकी थी रिपीट करने की। क्या रिपीट करने की, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। भाई वही तो पूछना था ना फ्रेंच के, फ्रेंच से एमएमएल को, तो अब सब बच्चों से पूछ लिया इन्होंने। और अब बारी किसकी थी, फ्रांस के बताने की थी। तो यही कह रहा है कि मेरा नाम पुकारा गया, मेरी बारी थी बताने की। और देखो अब क्या होता है भाई, फ्रांस बता पाता है कि नहीं बता पाता है, क्योंकि पहले ही बोल रखा उसने कि उसे कुछ आता ही नहीं है पार्टिसिपल्स के बारे में। कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। कह रहा है मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा बताने के लिए, क्या बताने के लिए, द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। कह रहा पार्टिसिपल का वो जो रूल पूछा गया था मुझसे वो बताने की मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, सब कुछ अपना 100% दिया वो बताने के लिए कि मैं किसी भी तरह से बता दूं, ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर, मेरी आवाज मैंने लाउड रखी, मैं क्लियर बोलना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैं चाहता था कि मैं कोई मिस्टेक ना करूं। यहां पर सीधे क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्या मिस्टेक नहीं किया उसने, ये किया कि नहीं किया, एक प्रश्न है। तो कह तो रहा है कि मैं बिना मिस्टेक बताना चाहता था, बिल्कुल मैं अच्छे से रिपीट करना चाहता था, अच्छे से आंसर करना चाहता था, रिप्लाई करना चाहता था, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन कह रहा है कि पहले वर्ड में ही मैं मिक्सअप कर गया। कह रहा मन था मेरा भाई कि अच्छे से मैं बता पाऊं रूल को, लेकिन पहले ही वर्ड में मैं मिक्सअप कर गया, पहले ही वर्ड में मैं उलझ गया। बता ही नहीं आएगा तब तो बता पाएगा भाई, पढ़ा रहेगा तब तो बता पाएगा, तो पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही बता पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। तो यही कह रहा है कि पहले वर्ड में ही मैं उलझ के रह गया। होल्डिंग ऑन माई डिस्क, कह रहा है मैं अपने डिस्क को ऐसे पकड़ करके खड़ा था। शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी ना। माई हेड, माई हार्ट बीटिंग, कह रहा मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत दिखाना। क्या होता है भाई, हिम्मत दिखाना। क्या लिख देता हूं मैं भाई, चलिए, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत दिखाना। तो कह रहा है कि नॉट डेयरिंग टू लुक अप, कह रहा है मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं, मतलब आई कांटेक्ट बना पाऊं। किसके साथ आई कांटेक्ट, अरे एमएमएल के साथ ही तो बनाना है ना। एमएमएल ने ही तो क्वेश्चन किया, एमएल को ही तो जवाब दे रहा है ना। कह रहा है कि मैं चूंकि बता नहीं पाया मुझसे जो पूछा गया, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख पाऊं, एमएमएल की तरफ देख पाऊं। अब देखो क्या होता है, आई हर्ड एमएमएल से टू मी। कह रहा है कि मैंने सुना एमएमएल को ये कहते हुए। अब एमएमएल ने भी देखा कि ये बच्चा बता नहीं पा रहा है, फ्रांस आंसर नहीं कर पा रहा है, तो एमएमएल ने कुछ बोलना शुरू किया। और कह रहा है फ्रांस कि मैंने सुना एमएमएल को बोलते हुए। क्या बोला एमएमएल ने, एमएमएल कहते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। एमएमएल कहते हैं कि फ्रेंच आई वोंट स्कोल्ड यू, कहते हैं मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। कहते हैं कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्यों, क्योंकि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। एमएल ने बोला कि मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम खुद बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे अंदर से। सी हाउ इट इज, और कहते हैं देखो देखो हमने क्या कर दिया, कहां आ गए हम लोग। एवरी डे वी हैव सैड टू आवरसेल्व्स, कह रहे हैं कि हर दिन तो हम अपने आप से यही कहते चले आए। देखो अब बता रहे हैं कि एक्चुअली में गलती कहां से हुई है लोगों से। होता है ना, आज जो फ्रेंच लेसन नहीं बता पा रहे हैं, ये जो फ्रांस जो है ये अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है, आंसर नहीं कर पा रहा है, तो एक्चुअली गलती हुई कहां से है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसी सिचुएशन में आकर के फंस गए आज। कह रहे हैं कि हमने हमेशा अपने आप से यही बोला, पर डे डेली हम आपसे यही बोलते चले आए कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब होता है इनफ, इनफ का मतलब ज्यादा। तो कह रहा है कि हम पर डे अपने आप से यही तो बोलते चले आए कि अरे हमारे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम क्या बोलते चले आए खुद से कि आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। ये कल पर टालने की आदत होती है लोगों की ना,
चीजों को, हर कोई चीजों को कल पर टालना चाहता है। तो यही बता रहे हैं कि आप लोग की आदत ही बुरी रही है हमेशा से, आप लोगों ने हर चीज को कल पर टाला है। आपको जब पढ़ने का समय था तो आप उस समय भी पढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे, आप सोचते थे कि चलो आज रहने देते हैं, कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और कहते हैं देखो ये कल पर टालने की आदत ने आज हमें कहां ला करके खड़ा कर दिया, वेयर वी हैव कम आउट। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सासे। और कह रहे हैं क्लासरूम में जो बैठे हुए लोग हैं, फ्रांस जो है, कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ अल्सासे। कह रहा है ये अल्सासे के जितने लोग हैं सबकी यही समस्या रही है, सबने यही किया, सबने टाल मटोल दिखाया भाई, सबने इग्नोर किया अपने लैंग्वेज को। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और कह रहा है कि अल्सासे के साथ हमेशा से एक दिक्कत ही रही है कि अल्सासे ने हमेशा अपनी लर्निंग को टुमारो पर टाला है, कल पर टाला है। हमेशा से अल्सासे ने किया है कि जब पढ़ने की बारी थी, सीखने की बारी थी, तो अल्सासे के लोगों ने बोला कि अरे रहन देते हैं भाई, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, कल। लेकिन एक कहावत है, कल कभी आया है? नहीं आया भाई ना, उनका भी कल कभी नहीं आया। कल पर टाला चीजों को, कल पर सीखना चाहा लेकिन कभी सीख ही नहीं पाए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर। अब करा फेलोज, फेलोज का मतलब होता है यहाँ पर पीपल, कह सकते हो, क्या होता है? पीपल। तो कह रहे हैं एमएल कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर, कह रहे हैं कि अब वो जो लोग बाहर है ना, विल हैव द राइट टू से टू यू। अब तुम लोगों ने उनको राइट दे दिया, राइट का मतलब होता है अधिकार। कह रहे हैं कि अब उन बाहर लोगों को तुमने राइट दे दिया। और किन फेलोज की बात कर रहे हैं, किन लोगों को बोल रहे हैं कि वो जो बाहर लोग हैं उनको तुमने अधिकार दे दिया? बोल रहे हैं प्रशियंस को, कि वो जो प्रशियंस आ चुके हैं ना, वो ड्रिलिंग कर रहे थे जब फ्रांस स्कूल आ रहा था, याद है ना? आ चुके हैं, प्रशियन आर्मी आ चुकी है। तो वही कर रहे हैं, ये जो प्रशियन आर्मी बाहर घूम रही है ना, तुम लोगों ने उनको ये अधिकार दे दिया है कि वो आएंगे और तुमसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन। करा वो आएंगे और तुमसे बोलेंगे कि ये भाई कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, कैसे फ्रांस के निवासी हो तुम भाई, काहे के फ्रेंचमैन बनते हो खुद को, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। जब न तो तुम अपने भाषा को बोल सकते हो और न तो लिख सकते हो। तो कह रहा है कि अब तुम लोगों ने उनको मौका दे दिया अपना मजाक, अपनी हंसी करवाने का। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा। अब वो फ्रांस से कहते हैं एमएमएल कि फ्रांस तुम सबसे बुरे इंसान नहीं हो, मतलब भाई हम सभी ने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं, हम तुमसे भी ज्यादा गलतियां किसी ने करी हैं। कहता है कि वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। रिप्रोच का मतलब होता है हेट करना या डिसलाइक करना। कहते हैं फ्रांस से कि देखो अब तक तो सारी गलती बताई ना कि फ्रांस कैसे वो आंसर नहीं कर पाया, तो उसको कह रहा है कि तुमने पढ़ाई नहीं किया, टाला। तो कह रहा है कि भाई तुम इकलौते बुरे नहीं हो, तुम्हारी इकलौते की गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। कहते हैं कि हम सभी ने इतनी गलतियां की है ताकि हम अपने आप को डिसलाइक कर सके, अपने आप से हेट कर पाए। मतलब कुछ ना कुछ हम सबके पास पछताने के लिए है, हमारी सबकी गलती है। देखते हैं क्या गलती है वो। कहते हैं योर पेरेंट्स, और सबसे पहले रिफर करते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पेरेंट्स की। कह रहे हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंजॉयस इनफ टू हैव यू लर्न। कह रहे हैं बच्चों से कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो वही किया ना, दे वर नॉट एंजॉयस इनफ। एंजॉयस का मतलब फिक्र करना, चिंता करना। कह रहे तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी इस बात का चिंता नहीं किया, फिक्र नहीं किया कि तुम आगे पढ़ाई करो, ज्यादा सीखो। उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस बात से, कभी परवाह ही नहीं की तुम्हारे पेरेंट्स ने। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। तो ये फार्म और मिल्स का मतलब फैक्ट्रीज होती हैं। तो कह रहे तुम्हारे पेरेंट्स ने किया क्या? दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स। कह रहे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें भेज दिया फार्म या मिल में काम करने के लिए, मतलब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, अर्न करने के लिए भेज दिया। जब तुम्हारे पढ़ने का समय था तो तुमको लगा दिया काम पे, पैसे कमाने लगा दिए। ये गलती है तुम्हारे पेरेंट्स की। so as to have a little more money। और सिर्फ किस लिए तुम्हें काम करवाया मिल्स में एंड फार्म्स में? टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़े पैसे की लालच में काम करवाए। एंड आई, और अब खुद को भी कह रहे हैं, एमएमएल यहां पर बता रहे हैं कि भाई अगर सबने गलती करी है तो अपने आप को भी ब्लेम करेंगे। वो उनकी जो गलती है उसको भी वो भूल नहीं रहे हैं, यहाँ पर वो न्यूट्रल है चीजों को लेकर के। ठीक है, कह रहे हैं कि आई, कह रहे हैं मैंने भी तो, आई आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। कह रहे मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, गलती मेरी भी है। Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lessons? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे मैंने भी तो किया ना। Have I not sent you to water my flowers instead of learning your lessons?
कह रहे मैंने भी तो जब तुम्हें पढ़ाने का टाइम हो रहा होता था, जब तुम्हारे पढ़ने का टाइम था, तो मैंने तुम्हें कहाँ भेज दिया था? वाटर माई फ्लावर्स। कह रहे मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया, ये मेरी गलती थी वहां पर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और कह रहे जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, फिशिंग करने का मतलब मछली मारना, कह रहे जब मैं मछली मारने जाना होता था, फिशिंग करने जाना होता था, तो मैंने तुम्हें हॉलीडे भी तो दे दिया, उस टाइम पर मैंने तुम्हारी छुट्टी भी तो कर दी। मतलब बता रहे कि लापरवाही एमएमएल से भी हुई है। बार बार इन्होंने पढ़ने के टाइम पर बच्चों को उनके प्लांट्स में वाटर देने के लिए भेज दिया, साथ साथ जब इनको फिशिंग करना होता था तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे कि बच्चे घर जाओ, मैं फिशिंग करने जा रहा हूं, ऐसा करते थे वो। ये इनकी गलती रही। Then, from one thing to another, MML went on to talk about the French language. अब देखो, from one thing to another, एक के बाद एक चीज होते हुए, भाई बहुत सारी बातें की है ना, हर चीज का जिक्र करना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक के बाद एक बात करते हुए फाइनली एमएमएल किस बारे में बात करने लगे? एमएमएल went on to talk of the French language. वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world. और यहां पर बहुत ध्यान से आप ये वाला पार्ट पढ़िएगा। फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहा है एमएमएल ने? बोला कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। कहते हैं फ्रेंच जो है ना सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को हमें हमेशा अपने बीच क्या करना चाहिए? गार्ड। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षित करके रखना। क्या करके रखना? सुरक्षित करना। तो कहते हैं कि फ्रेंच इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना क्लियरेस्ट लैंग्वेज, इतना लॉजिकल लैंग्वेज है कि हमें अपने बीच फ्रेंच को बचा के रखना चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें कभी फ्रेंच लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, और क्यों नहीं भूलना चाहिए उसका कारण है, बता रहा है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक इंसान के लिए। ठीक है, आपकी डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज कैसे हेल्प करता है आपको, तो बता रहा है कि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, कहते हैं अगर मान लो तुम कहीं इंस्लेव हो गए, इंस्लेव का मतलब होता है गुलाम बन जाना। क्या होता है? गुलाम। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लो तुम्हें किसी ने गुलाम बना लिया, तुम्हें किसी ने कैद में रख लिया, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो कह रहे कि अगर तुम कहीं पर बंदी बना लिए गए, तो जितना फास्ट, जितना कंप्लीट कंट्रोल होगा तुम्हारा तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उतना ही चांसेस रहेंगे कि तुम अपने प्रिजन से उस कैद से बाहर निकल पाओगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। आपकी नेटिव लैंग्वेज कितनी जरूरी होती है आपके लिए। कह रहे हैं कि अगर आपको अपना नेटिव लैंग्वेज आता है ना, तो आप किसी भी विषम परिस्थिति से, किसी भी टफ सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। आप अगर आप गुलाम भी बन गए तो लैंग्वेज की नॉलेज के आधार पर आप अपने आप को उस गुलामी से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कहना है किसका? एमएमएल का। ये है इंपॉर्टेंस एक नेटिव लैंग्वेज का। चलिए बात करते हैं आगे। देन ही ओपनड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अब क्या होता है? देन ही ओपनड ग्रामर, अब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली एंड रीड अस आवर लेसन, और फ्रेंच बता रहा है कि उन्होंने लेसन पढ़ करके बच्चों को सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। क्या कह रहा है फ्रेंच? कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड। अमेज का मतलब होता है शॉक, वही बात है, फिर से शॉक हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फ्रांच कह रहा है कि मैं बिल्कुल शॉक्ड था ये देख करके कि कितना बेहतर, कितना वेल मुझे समझ में आ रही थी चीजें। मतलब आज जो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं ना एमएमएल, ये आज का फ्रेंच इतना बेहतर समझ पा रहा है फ्रांच, जितना बेहतर आज से पहले वो कभी समझ पाया नहीं था। रीजन क्या है? कई सारी रीजन है। आज उसको अपने लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का पता चल चुका है कि क्या इंपॉर्टेंट है उसके लैंग्वेज के बारे में, और उसके साथ साथ ये भी पता चल चुका है कि आज के बाद पढ़ने को नहीं मिलेगा। दैट इज वो एक्स्ट्रा अटेंटिव, एक्स्ट्रा केयरफुल है क्लास में। और एक और यहाँ रीजन है, फ्रांच को और बाकी सभी बच्चों को एमएमएल पढ़ा भी बहुत अच्छे से रहे होंगे आज ना। आज उनका वो रूलर बच्चों को मार नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर बेहतर समझने के पीछे। जो फ्रांच कह रहा ना कि बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कई सारी चीजें उसके पीछे। अब कह रहे हैं ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सो इजी। और कह रहा है कि जो कुछ भी कह रहे थे एमएमएल, जो कुछ भी कहा उन्होंने, सब बहुत इजी लग रहा था मुझे। ये कौन बोल रहा है? फ्रांच कर रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और बात फिर से वही आ गई ना, वो कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया था कि उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतने केयरफुली इन चीजों को सुना ही नहीं था।
मतलब आज जितने ध्यान से, जितना अटेंटिव होकर के मैं पढ़ रहा हूं, इससे पहले शायद मैंने इतना अटेंटिव होकर कभी पढ़ाई नहीं की थी। और कह रहा है कि इतने पेशेंस के साथ कभी एमएमएल ने पढ़ाया भी नहीं था। जितना पेशेंस के साथ, जितने केयरफुल होकर के आज वो पढ़ा रहे हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ाया था। और आज जितना केयरफुल, जितना अटेंटिव होकर के मैं पढ़ रहा हूं, उतना अटेंटिव होकर के मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, इसीलिए इतना अच्छे से समझ आ रहा था। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और फ्रांच कह रहा है कि ऐसा लग रहा था ना, सीन का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि as if the poor man wanted to give us all he knew। कह रहा है ऐसा लग रहा था कि जितना भी वो जानते थे, all he knew, जितना भी नॉलेज था एमएमएल के पास ना, वो सारा नॉलेज आज हमें दे देना चाहते हैं। wanted to give us all, ऐसा कह रहा फ्रांच। उनके पढ़ाने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जितनी जानकारी, जितना नॉलेज उनके अंदर भरा है ना, सारी जानकारी दे देना चाहते हैं बच्चों को। ठीक है, कब? बिफोर गोइंग अवे, मतलब यहां से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही झटके में। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि एक ही झटके में वो सारी चीजें हमारे हेड्स के अंदर डाल दें, हमारे दिमाग के अंदर डाल दें। ऐसा कह रहा फ्रांच। मतलब उसका पढ़ाने का तरीका इतना आज डिफरेंट है। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब स्पेशल तरीके से आज पढ़ा रहे हैं, अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनोखा तरीका जितना पढ़ा उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि फ्रांच कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जितना जानकारी है सब दे देना चाहते थे। और ऐसा लग रहा था कि वो सारे झटके में, एक ही झटके में चाहते थे कि सारी चीजें हमें समझ में आ भी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर पढ़ा दिया, अब उसके बाद राइटिंग लेसन था, मतलब अब लिखवाना है एमएमएल को, बच्चों को। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और देखो उस दिन क्या हो रहा है, एमएमएल उस दिन बच्चों के लिए न्यू कॉपीज लेकर के आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। और उन कॉपीज पर ब्यूटीफुली, काफी सुंदर तरीके से कुछ लिखा हुआ था। रिटन, क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। जो न्यू कॉपीज लेके आए थे एमएमएल, उस पर लिख रखा था उन्होंने पहले से ही फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। क्यों? फ्रांस के प्रति और साथ साथ अल्सासे के प्रति जो प्रेम है इनका, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन है, जो डिवोशन है इनका, डेडिकेशन है, जो अटैचमेंट है, ठीक है ना, जो बॉन्डिंग है फ्रांस के साथ, अपने देश के साथ जो लगाव है, जो प्रेम है, उसको दर्शाना चाहते हैं लिख करके। They looked like little flags floating everywhere in the school room। और कह रहा है क्लासरूम में हर जगह बिखरा हुआ था ना, हर जगह कॉपीज थी ना, तो उसको देख के, उन कॉपीज को देख के क्या लग रहा है? They looked like little flags floating everywhere in the classroom। कह रहा है कि वो जो कॉपीज थे देखने में लग रहे थे कि छोटे छोटे झंडे हैं जो क्लासरूम में बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। hung from the rod at the top of our desk। और कह रहा कि सारी कॉपीज एक डेस्क पर एक रॉड था, रॉड के ऊपर रख दी गई थी। तो एकदम देखने में, एक तो रॉड है, रॉड के ऊपर कॉपीज रखी हैं, तो बिल्कुल वो फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, फ्लैग वाला। तो इसीलिए कह रहा है फ्रांस कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो नए नए झंडे हैं जो इधर उधर लटक रहे हैं पूरे क्लासरूम में। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। कह रहा है यू ऑट टू हैव सीन। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, तो कह रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन। कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए था। किसे बोल रहे हैं? रीडर्स को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। फ्रांज आपसे कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि उस दिन हर कोई कैसे अपने काम में खोया हुआ था, मदहोश हो गया था हर कोई। मतलब किसी को कोई और चीज नहीं सूझ रही है, आज फालतू के काम नहीं करने, आज शोरगुल नहीं करना है, ठीक है, आज डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को, बस आज अटेंटिव रहना, पढ़ाई करना है। तो कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे अपने अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास कितना शांत था, कितनी चुप्पी छाई हुई थी क्लास में, वो भी अजीब था एकदम। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और कह रहा पूरे क्लास में केवल इकलौती जो आवाज आ रही थी, किस चीज की आवाज थी? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। मतलब पेपर पर पेन के लिखने तक की आवाज आ रही थी। सोच लीजिए, पेन जब चलती है पेपर के ऊपर तो आवाज आती है ना, जब आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में रहेंगे, कंप्लीट साइलेंस में रहेंगे, तो आवाज भी आपको सुनाई देगी। उतना ही साइलेंस क्रिएट हो रखा था क्लास में कि लिखने तक की आवाज आ रही है। some beetles flew in। बीटल्स में मतलब वो कीड़े होते हैं ना एक प्रकार के, वो भौरे, मतलब जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, अब मोस्टली रेनी सीजन्स में वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वही करा कि अब ये सब चल ही रहा था, राइटिंग की प्रोसीडिंग्स चली रही थी क्लास में, तब तक कुछ बीटल्स आ गए उड़ते उड़ते क्लास के अंदर। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। पेड का मतलब देना, अटेंशन का मतलब ध्यान। कह रहा है नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम।
वो भौरों के आने के बाद भी क्लासरूम के अंदर जो भी हैं उन भौरों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। कह रहा है कि बड़े तो छोड़ दो, लिटलेस्ट वंस मतलब क्लासरूम के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान नहीं गया भौरों की तरफ। और ऐसे अगर रैंडम क्लासेस चल रहे होते, ऐसे रेगुलर क्लासेस चल रहे होते, तो भौरों के आने पर ऐसे छोटे बच्चे क्या करने लगते हैं, उसको देखकर शोर मचाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, उसे मारने दौड़ने लगते हैं, यही सब करते हैं भाई। पूरा रकस क्रिएट हो जाता है, कमोशन क्रिएट हो जाता है क्लास में। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, भौरों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर कोई अपने काम में लगा हुआ भाई, मतलब एकदम एकदम कह सकते हो ना कि लोग एकदम समर्पित हो गए थे अपने काम को करने के लिए। कह रहा हु, और कह रहा कि छोटे बच्चों भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और उस समय छोटे बच्चे एक्चुअली कर क्या रहे थे, तो छोटे बच्चे जो बहुत छोटे उनको पढ़ाया लिखाया तो नहीं जाता, एक प्ले स्कूल टाइप का एटमॉस्फेयर होता है उनके लिए, तो उनसे कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तो वो भी एक्टिविटी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वो फिश हुक्स के ऊपर काम कर रहे थे, ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स। फिश हुक्स का मतलब वो हुक जिनसे मछलियां मारी जाती है, तो उनको वो दे दिया गया था कि मछलियों को कैसे मारते हैं, कैसे सेटल करते हैं, तो वो सब काम कर रहे थे। और छोटे बच्चे भी अपना काम छोड़ करके बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन फिक्स हुक्स के ऊपर इतना अटेंटिव होकर के, इतना ध्यान देके काम कर रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऐसा लग रहा था कि वो फिश हुक भी क्या हो, वो भी फ्रेंच ही हो। ठीक है, मतलब आप आज अपने काम में सब लोग डूब गए हैं, अपने अपने देश के प्रति अपने प्रेम में जो है डूब गए, अपने अपने लैंग्वेज के प्रति जो उनका प्रेम है उसमें डूब गए, खो गए हैं सारे लोग अपने अपने कामों में। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द रूफ, अब छत पर क्या हो रहा था, जो रूफ था, कह रहा है कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। अब जो छत था, मतलब भाई जाहिर सी बात है टेरेस होगा ना स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर, तो कह रहा है कि रूफ पर, छत पर पिजन्स बैठे हुए थे, कबूतर बैठे हुए थे, कूड वेरी लो। कूड का मतलब गुटरगू करना, कबूतर के जो बोलने की आवाज होती है। तो छत के ऊपर जो पिजन्स बैठे हुए थे वो कू कर रहे थे, और वेरी लो, बहुत लो कूइंग हो रही थी उनकी, बहुत धीरे धीरे कू कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांज ने अपने मन में ही सोचा, will they make them sing in German even the pigeons। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फ्रांज ने अपने मन में ही सोचा, जब उसने कबूतरों को बोलने की आवाज को सुनी, तो फ्रांज अपने मन में सोचने लगा कि क्या will they make them sing in German, कि क्या अब ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करवाएंगे, क्या कबूतरों को भी अब ये फोर्स किया जाएगा कि तुम लोग भी जर्मन में गुटरगू करो। क्या मतलब है इस बात का, इस बात के देखिए कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है कि देखिए आप इंसानों के ऊपर तो, और देखिए सबसे पहली बात है कि क्या वो जर्मन में करवा सकते हैं क्या गुटरगू, कभी नहीं करवा सकते। कबूतर तो वैसे गुटरगू करेंगे जैसे वो कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है, राइटर ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए आप इंसानों के ऊपर तो आप डोमिनेशन दिखा सकते हैं, ठीक है, इंसानों को आप ऑपरेट कर सकते हैं, इंसानों पर अपना दबदबा बना सकते हैं, बट आप नेचर के ऊपर अपना दबदबा नहीं बना सकते। ठीक है, आप भले डोमिनेट कर सकते हैं किसी को, लेकिन जो नेचुरल एस्पेक्ट होगा ना उस जगह का, वो हमेशा वो अनचेंज रहेगा, उससे आप बदल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिर आगे पर एक और कुछ मीनिंग ये हो सकती है कि भाई देखिए, ये भी हम कह सकते हैं कि एक बेसिक एस्पेक्ट जो होती है चीज ना, जैसे अगर हम इंसानों को डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो पूरी की पूरी सराउंडिंग डोमिनेट हो सकती है उससे। भाई अगर आप किसी एक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो और उसके अगल बगल की चीजें वो भी उससे अछूती नहीं रह सकती हैं, उस अत्याचार का को झेलना पड़ेगा, उस अत्याचार का उस जो इम्पैक्ट होगा उसका, उसको सफर करना पड़ेगा, झेलना पड़ जाएगा उसके आसपास के लोगों को। तो ये सब सारी मीनिंग डिलीवर करती है ये लाइन। चलिए आगे बात करते हैं। Whenever I looked up from my writing, अब कह रहे हैं कि जब जब मैं, भाई राइटिंग का लेसन चल रहा था ना, तो जब जब ये लिखते लिखते ऊपर देख रहे थे कौन, फ्रांच, आई सॉ एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। तो ये क्या देख रहे थे, ये जो एमएमएल है मोशनलेस अर्थात चुपचाप अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। गेज करने का मतलब होता है टू लुक, घूरना, देखना। तो एमएमएल अपने चेयर पर बैठ करके गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, तो पहले वो एक चीज को देख रहे होते थे, फिर बाद में दूसरी चीज को देखने लगते थे। किस चीज को, क्लास में रखी हुई चीजों को, क्लास के बच्चों को, और तमाम चीजें जो क्लास के अंदर मौजूद है। तो अपने चेयर पर बैठ करके चुपचाप वो एक एक करके चीजों को देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और क्यों ऐसा कर रहे होंगे, फ्रेंच के अकॉर्डिंग वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों बार बार चीजों को देख रहे थे,
एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो सारी चीजों को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो बसा लें सारी चीजों को, उनको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए कि उस क्लासरूम के अंदर की सारी चीजें कैसे दिखती है। मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर रहे थे, एक याद बना रहे थे अपने लिए। जब वो यहाँ से चले जाएंगे, कल ही तो जाना है ना उनको, तो ये याद क्रिएट कर रहे थे, एक मेमोरी क्रिएट कर रहे थे कि बाद में भी वो चीजें इनको याद रह जाए। ठीक है, इसीलिए हर चीज को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे मन में। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। और करा कितनी अजीब बात है कि पिछले 40 सालों से वो इसी जगह पर रहते चले आए हैं। with his garden outside the window and his class in the front of him। ठीक है ना, और कैसे रहते चला है, with his garden outside the window, स्कूल रूम का जो विंडो उसके बाहर गार्डन। स्टार्टिंग में बोला था ना फ्रांच कि वो एमएमएल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब हाफते हुए वो एमएमएल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। तो वही करा है कि पिछले 40 सालों से यहीं पर रहते चले आए, साथ साथ उनका जो गार्डन है विंडो के बाहर, एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के जस्ट सामने क्या है, इनका क्लास है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन once smooth। और देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, टाइम का कंपैरिजन, कि जब एमएमएल ने ज्वाइन किया था एल्सासे के स्कूल में पढ़ाना, जब स्टार्ट किया था, तो उस समय से लेकर के आज तक बहुत चीजें बदली नहीं है, सब कुछ लगभग वैसा ही है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth। worn smooth का मतलब होता है थोड़ा सा सरफेस एकदम स्मूथ हो जाना, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो कि एकदम क्रीमी सरफेस हो जाना, दैट मींस worn smooth। तो कह रहे हैं कि उस समय से लेकर के आज के समय तक कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है, बस डेस्क एंड बेंचेस पहले से ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। किसी चीज को हम ज्यादा जब इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वो चीज घिसते घिसते स्मूथ हो जाती नहीं हो जाती, वही तो ही कह रहा है कि वो स्मूथ हो चुके हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। और कह रहे हैं उस समय से लेकर के आज तक और क्या बदला है, जो वॉलनट का ट्री था, वॉलनट मतलब होता है अखरोट, तो जो वॉलनट ट्री था गार्डन में वो पहले से ज्यादा लंबा हो गया, 40 सालों में तो लंबा हो ही जाएगा। एंड द hope point that he had planted himself twined about the windows to the roof। और hope point एक पौधा होता है, ठीक है ना, और कैसा पौधा है, एक पौधे नहीं होते हैं, लताओं वाले पौधे होते हैं जो चढ़ाई करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसी तरह का एक पौधा होप पॉइंट। और कह रहे हैं जो होप पॉइंट जो उन्होंने लगाया था, दैट ही हैड प्लांटेड, कह रहे ये होप पॉइंट का पौधा उन्होंने खुद लगाया था, तो जो होप पॉइंट उन्होंने लगाया था ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते विंडो के ऊपर से होते होते कहां पहुंच चुका है, रूफ तक पहुंच चुका है। तो ये सब सारे डिफरेंसेस आए हैं ओवर द टाइम, ठीक है, एमएमएल के साथ। मतलब भाई डेस्क एंड बेंचेस पहले ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं, वॉलनट का ट्री पहले ज्यादा बड़ा हो गया, और होप पॉइंट अब ऊपर तक पहुंच गया, नीचे से ऊपर तक, ये सब समय का बदलाव आया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। और कह रहा कि क्योंकि अब एमएमएल को लीव इट ऑल, अब एमएमएल को ये सब छोड़ के जाना है, तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उनको ये बहुत बुरा लग रहा है, छोड़ के जाना उनको ये पसंद नहीं आ रहा, उनका दिल दुख रहा है इस चीज से, इतने सालों से जहां रहते चले आए। और होता है भाई, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, एक मेमोरीज जुड़ जाती है उस जगह से, ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है, ठीक है, और इतने सालों से रहते रहते बहुत आसान नहीं उस जगह को छोड़ के जाना। तो वही कह रहे हैं कि कैसे उनका दिल दुख रहा होगा, कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी, ठीक है। पुअर मैन, और फिर से बोल रहा है बेचारा, मतलब बार बार बेचारा कह करके उन्हें बोल रहा है, उनको फ्रांस को दुख हो रहा है एमएमएल के लिए कि क्यों बेचारे के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया कि आज उन्हें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। कह रहा टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और ऊपर रूम में क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले रूम में, भाई नीचे तो क्लास है एमएमएल, और ऊपर वाले रूम में कौन है, उनके सिस्टर हैं, जो क्या कर रही हैं, मूविंग अबाउट इन द रूम, वो इधर उधर आ रही हैं, जा रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब होता है बिलोंगिंग्स, ट्रंक्स का मतलब बिलोंगिंग्स, मतलब आपके पास जो सामान होते हैं उसे कहते हैं बिलोंगिंग्स, ट्रंक्स। तो ऊपर उनकी सिस्टर हैं जो क्या कर रही हैं, जो इनका सामान है, अरे इनकी बिलोंगिंग्स वहां पर है ना, जब यहाँ पर रहते हैं तो अपने इस्तेमाल करने के लिए, अपने यूज के लिए बहुत सारी चीजें रख रखी हुई ना इन्होंने अपने रूम पर, अपने घर में, तो सब सारी चीजों को पैक कर रही हैं इनके सिस्टर, ठीक है। क्यों, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको इस देश को छोड़ करके जाना है। तो जो पैकिंग कर रही हैं ऊपर, तो उस आवाज को सुन रहे हैं ना एमएमएल, नीचे आ रही हैं, जा रही हैं, पैक कर रही हैं, तो उनको तकलीफ हो रहा है इस सुन करके कि भाई वक्त कितना जल्दी बीत रहा, बहुत जल्दी जगह को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो भाई तकलीफ तो है, दिल में दुख तो है, इमोशनली वो वीक तो पड़े हुए हैं, लेकिन इतना भी वीक नहीं हो चुके हैं कि भाई वो अब आगे कंटिन्यू ना कर पाए। भाई उनके अंदर गट्स है, पर्सनालिटी
उनकी बिल्कुल कह सकते हो कि एक्सट्रीम पर्सनालिटी वाले पर्सन है वो, ठीक है, एक वेल बिल्ड पर्सनालिटी है उनकी, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो कह रहा है कि बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। कह रहा है उनके अंदर इतनी क्षमता तो थी, मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर, और नॉर्मल कोई पर्सन होता तो इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण छोड़ करके चला जाता है, ये सब चीजें वो नहीं पढ़ा पाता, कंटिन्यू नहीं कर पाता, बट एमएमएल के अंदर इतना करेज है कि उस लेसन को लास्ट तक पढ़ा सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग का पार्ट खत्म हुआ इनका, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद इन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या आए थे वो ग्रामर हुआ था, वो पूछा था पार्टिसिपल का रूल वगैरह, ठीक है, फिर क्या पढ़ाया था इन्होंने उसके बाद, क्या पढ़ाया था, आई थिंक राइटिंग का ही सेक्शन हुआ था ना, नहीं राइटिंग से पहले ग्रामर, ग्रामर के बाद राइटिंग, राइटिंग के बाद हिस्ट्री। हाँ, तो कह रहा है कि आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हम हिस्ट्री पढ़ने लग गए, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बा बी बू बू। और जो बेबीज है, बेबीज मतलब जो छोटे बच्चे हैं, वो चैंट, चैंट करने का मतलब वही बोलने लगना, एक साथ कहने लगना। क्या चैंट करने लगे जो बेबीज हैं, बा बी बी बू बू, तो हो सकता है ये फ्रेंच अल्फाबेट्स हो, तो मतलब वो बेबीज जो है, जो छोटे बच्चे, वो फ्रेंच अल्फाबेट्स अपना बोलने लगे, रिपीट करने लगे, बा बा बी जो भी है अपना। अब देखिए, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर। कह रहा है डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कह रहा है डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम का मतलब रूम के पीछे, जो ओल्ड हाउसर है हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हाउसर ने अपने चश्मे पहन रखे थे, ठीक है, और क्या कर रहा है अपने चश्मे पहन करके, जो ओल्ड हाउसर है क्या कर रहा है भाई, होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड, वो प्राइमर अपने हाथ में ले रखा था, इन हिज बोथ हैंड्स। तो पीछे रूम में क्या हो रहा है भाई, हाउसर है, चश्मा लगा करके वो बैठा हुआ है, उसके हाथ में क्या है, प्राइमर है, प्राइमर मैंने बता रखा है कि कैसे कहते हैं, तो उसने दोनों हाथ में प्राइमर, ऐसे हो सकता है ऐसे पकड़ लिया हो ना, तो दोनों हाथ से पकड़ लिया ना, एक पार्टी इस तरफ, एक पार्टी इस तरफ, तो हाउसर दोनों हाथ में प्राइमर ले रखा था। स्पेल द लेटर्स विद देम, वो क्या कर रहा था, वो बच्चों के साथ स्पेल कर रहा था लेटर्स को, मतलब बच्चों के साथ वो भी दोहरा रहा था। तो हो सकता है बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बाबा बीबू जो भी पढ़ रहा है, ये पढ़ा कौन रहा है, ये पढ़ाने का काम कर रहा है एमएमएल ही कर रहा है, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब देखो कितना सेंसिटिव मोमेंट है वो, कितना फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इमोशन हो रखा है वो पूरा का पूरा टेम्परामेंट ऑफ द क्लासरूम। कह रहा है कि यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, कह रहा आप देख सकते थे कि वो जो हाउसर है ना, वो भी रो रहा था, रिग्रेट, पश्चाताप हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है अपने लैंग्वेज को छोड़ने का। His voice trembled with emotion, और कह रहा है कि उसकी आवाज जो है ना, वो लड़खड़ा रही थी इमोशन के कारण। ऐसा होता है जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो वी कुडंट प्रॉपरली स्पीक, हम बोल नहीं पाते हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना। वही कह रहा है यहाँ पर फ्रेंच कि उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी उसके बाद इमोशनल होने की वजह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और कह रहा है कि उसकी आवाज को सुनना इतना फनी था। ऐसा ही होता है ना, जब कोई हमसे बात करता है, कोई यंग पर्सन या कोई मैच्योर इंसान, और उसकी आवाज जब लड़खड़ा जाती है तो काफी फनी लगता है कि नहीं लगता है। तो वही कह रहा फ्रांस की बहुत फनी लग रहा था उसकी आवाज को सुनना, और इतना फनी लग रहा था कि हम हंसना तो चाहते ही चाहते थे, लेकिन साथ साथ रोना भी चाहते थे। रोना, ओवरवेलमिंग ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। जो जो जिस तरह का पूरा क्रिएट हो रखा है क्लास का माहौल, ठीक है, सब लोग इमोशनल स्टेट में है। तो वही कह रहा कि हंसी भी आ रही थी उस हाउसर की आवाज को सुन करके, और साथ साथ रोना भी आ रहा था अपने उस कंडीशन को देख करके, उस कंडीशन को महसूस करके जिस कंडीशन में लोग थे, ठीक है। अब कह रहा है हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और फ्रांच कह रहा है कि मुझे आज भी कितने अच्छे से याद है। अरे फ्रांच के तो बचपन की बात है ना, बड़ा हो गया तो इस चैप्टर को उसने बताया होगा ना, ये बात बताई होगी ना। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है मेरा वो लास्ट फ्रेंच लेसन, मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। उस लास्ट डे पर जो जो चीजें हुई क्लासरूम में, जो जो ऑकरेंस हुए, जो जो इंसिडेंट्स का ऑकरेंस हुआ, वो मैं भूल नहीं पाया हूँ। जैसे जैसे चीजें बिगिन हुई और जैसे फिनिश हुई, आज भी मुझे सब कुछ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब देखो ये सब हो ही रहा था, लेसन पढ़ाई कर ही रहे थे लोग, तभी चर्च में जो क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, उसमें कितना बजा, 12, मतलब दोपहर के 12 बज गए। देन द एंजलस, एंजलस का मतलब होता है चर्च प्रेयर, द प्रेयर्स दैट आर संग इन चर्च या कैथेड्रल, कैथेड्रल के अंदर, चर्च के अंदर जो प्रेयर गाए जाते हैं ना, उसे कहते हैं एंजलस। तो जैसे ही 12 बजा तो एंजलस का टाइम हो गया, अपना जो गीत है वो गाने लगे लोग चर्च में।
एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, ट्रम्पेट्स का मतलब होता है, कह सकते हो कि चहलकदमी की आवाज। तो जैसे वो एंजेलस स्टार्ट हुआ उधर चर्च में, इधर प्रशियन के ट्रम्पेट सुनाई देने लगे, मतलब प्रशियंस आते हुए सुनाई दे रहे हैं, मतलब सुनाई दे रहा है, उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और कहां से आ रहे थे? ड्रिलिंग करके। स्टार्टिंग पद याद है ना, सॉमिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे जब फ्रांस स्कूल आ रहा था। तो अब जो प्रशियंस है ड्रिलिंग करके वो वापस आ रहे हैं, उनके वापस आने की आवाज सुनाई पड़ी सबको, ठीक है। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। कह रहा है एमएमएल स्टूड अप। अब एमएमएल अभी तक बैठे हुए थे ना, याद है ना आपको, जब राइटिंग करने के लिए दे दिया था तो बैठ गए थे, आराम से एक चीजों को देख रहे थे इधर उधर, लेकिन अब वो खड़े हो गए। स्टूड अप वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। चेहरा पीला पड़ जाना एक मुहावरे टाइप में इस्तेमाल होता है, उदास होने को दिखाते हैं। तो बता रहा है कितने उदास थे वो, कितने निराश थे उस समय एमएमएल। इन हिज चेयर, ठीक है। और भाई बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी, उनके उनके फेस एक्सप्रेशन को देख करके लिटरली महसूस हो रहा था कि नहीं भाई पेन में है वो। और कह रहा है एमएमएल के बारे में, फ्रांस कह रहा है कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और कह रहा है कि उस दिन से पहले मैंने आज तक एमएमएल को इतना टॉल कभी नहीं देखा था। टॉल क्या रिफर करता है? क्या हाइट की बात कर रहा है? क्या एमएमएल अचानक से लंबे हो गए कि जितने लंबे उस दिन दिखाई दे रहे थे उससे पहले उतने लंबे आज तक कभी नहीं देखे थे? ऐसा तो हुआ नहीं कि अचानक से उसी दिन लंबे हो गए वो, ना ना ना। टॉल का मतलब यहाँ पर हाइट से नहीं है, टॉल का मतलब यहाँ पर है कैरेक्टर से, ठीक है। जो स्ट्रांगली बिल्ड कैरेक्टर था एमएमएल का, उसको बता रहा है कि आज जितना पॉजिटिव ऑरा दिखाई दे रहा है एमएमएल के अंदर, आज जिस तरह का एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाई दे रहा है इनके अंदर, आज जो करेज दिखाई दे रहा है एमएमएल के अंदर, ठीक है ना, आज जिस तरह के सेंसिटिव और जिस तरह की मैच्योरिटी, सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी दिखाई दे रही है एमएमएल के अंदर, आज तक इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, इतना ज्यादा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर कभी एमएमएल के अंदर दिखाई नहीं दिया था। किसे? फ्रांस को। तो आज अलग ही लग रहा है फ्रांस को। कौन? एमएमएल। एमएल आज अलग ही दिखाई दे रहा है फ्रांस के लिए। माई फ्रेंड्स ही से, अब वो देखो क्लास में बैठे हुए लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई कुछ बोलना चाहते हैं वो, लेकिन फंबल कर गए। ही कुडंट स्पीक, नहीं बोल पाए इमोशनल होने की वजह से, ठीक है। मतलब वो उनके अंतर मन में जो चीजें चल रही थी उसका भार इतना ज्यादा है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज से बिछड़ने का कह सकते हो कि दुख इतना बड़ा है कि कुछ बोला नहीं जा रहा, गला भर आया उनका। तो कुछ बोलना चाहते थे बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, अपनी बात को पूरा कर नहीं पाए। Then he returned to the blackboard, इसके बाद वो ब्लैकबोर्ड की तरफ गए। took a piece of chalk, एक चाक लिया इन्होंने, and bearing on with all his might, might का मतलब होता है यहां पर स्ट्रेंथ से मतलब है, किससे मतलब है? स्ट्रेंथ। और कह रहा है कि वो बोर्ड की तरफ गए, चाक उठाया, एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितनी ताकत इनके अंदर बची थी वो सारी ताकत झोंक दी, लगा दी, और उन्होंने क्या किया? ही रोट, उन्होंने कुछ लिखा ब्लैक बोर्ड पे। क्या था वो? कह रहा है एज लार्ज एज ए कुड, जितना बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों को कवर करके उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे। क्या? वाइव ला फ्रांस। क्या लिखा इन्होंने? वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। मतलब कि फ्रांस अमर रहे। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ठीक है। देश के प्रति जो प्रेम है इनका, ठीक है, देश के प्रति जो इनका अटैचमेंट है, ठीक है, जो जो कह सकते हैं इनकी लॉयलिटी है अपने कंट्री के प्रति, वो दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में। जाते जाते लिख रहा है वाइव ला फ्रांस, का मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस को कभी किसी की नजर ना लगे, ठीक है। फ्रांस का ये जो दबदबा है, ठीक है, फ्रांस का ये जो कह सकते हो कि फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस के जो लोग हैं, हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसा था मतलब इनके लिखने के पीछे का मोटिव, ठीक है। तो उन्होंने व्हाइट बोर्ड कर रहा हूं मैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए और वाइव ला फ्रांस लिख दिया इन्होंने। उसके बाद क्या होता है? देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए, और क्या किया इन्होंने? लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वो रुके, अपना जो सर है मतलब टेक लेकर के खड़े हो गए, कह सकते हो कि वॉल से टेक लेकर के वो खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले ही, he made a gesture to us, gesture मतलब होता है बस इशारा कर देना। तो कह रहे हैं कि वो दीवार की तरफ ऐसे टेक लेकर के खड़े हो गए और बिना कुछ बोले, बोल नहीं पा रहे कुछ, याद है ना वो चौक कर गए थे, बोलना चाहते थे बट बोल ही नहीं पाए। भाई
पूरा कह सकते हो कि उदासी अंदर भरी पड़ी है, गला भराया है, मतलब अगर कुछ बोलेंगे तो शायद रो पड़े, ऐसा कुछ बन चुका है उनका मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल स्टेट एज वेल। तो कह रहे हैं कि अब वो दीवार की तरफ झुके एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, बिना कुछ बोले बस हाथों से अपने जेस्चर, हाथों से अपने इशारा कर दिया, क्या स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, हाथों से इशारा करके बता दिया कि आज का क्लास यहाँ पर खत्म होता है, आज का लेसन खत्म होता है, यू मे गो होम नाउ, सबको बोल दिया कि अब आप सभी लोग घर पर जा सकते हैं। एंड हियर द स्टोरी एंड्स, और यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई हो। मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है, आप अपने साइड से कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई एडवाइस, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, तो यू कैन डू ऑल दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल टेक इट आउट इन अ पॉजिटिव वे, सारी चीजों को मैं, और उम्मीद करूंगा कि अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपको मेरे साइड से रहता है तो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, मैं सारे चैप्टर को तो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर की समरी और साथ ही साथ चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं डील कराऊं। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। और एक और रिक्वेस्ट मैं कह सकता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, लाइक एंड शेयर करने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।